अच्छा, तो आपको शहनाज आवाज आ रही है? जी सर, मुझे आवाज़ आ रही है। अच्छा, तो आपने रिकॉर्डिंग सुन के, या वैसे आपने जब भी कोई भी क्लास का मौका मिला तो आपने इसमें से कुछ कुछ आपको समझ में भी आया जी, या? जी, जी सर, मेरी बहुत बेहतर हो गई है। पहले मैं रीडिंग बहुत तेज़ करती थी। मुझे लग रहा है मैं इस वक़्त बहुत सँभल के बोल रही हूँ। अदरवाइज़ मेरी जैसे ट्रेन ही छूट जाती थी, वैसे मैं बात कर रही हूँ। तो सही मुझे सही। मतलब मुझे अब मैं रीडिंग करती हूँ ना किसी चीज़ की, तो मैं पूरी उसको ऐसे फ़ील करके करती हूँ कि ये मुझे इस तरह से करना है, और आपकी आवाज़ कानों में गूंज रही होती है कि सर इस तरह से पढ़ रहे होते हैं। चलें, शुक्र है अल्लाह का। मुझे तो ये था कि भाई शायद अ, मुश्किल ही ना हो गई हो। नहीं, नहीं सर, मुझे बहुत आपके उससे मुझे सबसे ज़्यादा मैंने पहले से बोलचाल चैनल में जो सर उनसे ही मैंने कोर्स किया था। मैं ये नहीं कहूँगी नहीं मुझे पढ़, लेकिन मुझे जितना जहाँ पे ज़्यादा मुझे फ़ील हुआ है ना, इससे इतना अच्छा मुझे कहीं और नहीं लगा जितने अच्छे तरीके से आप दे रहे हैं क्लासेस। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो ऑनेस्टली। बड़ी खुशी की बात है। हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि आपने माशाल्लाह इसको इतना समझा, पसंद किया। असल प्रॉब्लम जो था ना वो ये था कि मैं अरसा दराज से मैं इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ये लाइव क्लासेस लेने का कोई किया नहीं था। तो मुझे सही। कहते तो रहे ये काफ़ी अरसे से, मतलब ये कोई आज की बात नहीं, जब से कोविड स्टार्ट हुआ था तब से मुझे कह रहे थे, तो लेकिन मैंने कहा कि यार 1 माह में कौन सीख सकता है, भला कोई सीख सकता है, तो ऐसे खामखा किसी के पैसे ज़ाया ना करवाएँ। लेकिन फिर मैंने जब ये खुद आके देखा कि लोग तो 1-1 माह के कोर्स करवा रहे हैं और जी, बिल्कुल। पता नहीं क्या करवा रहे हैं, फिर मैंने कई कोर्स खुद भी अटेंड करने की कोशिश की। मैं हुँ, कराची में था, वहाँ तो ख़ैर प्रॉपर तरीके से हो रहा था एक जगह पे कोर्स, तो लेकिन उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, तो जो न्यू कमर्स थे या जो जो सीखना चाहते हैं, वो पे नहीं कर सकते। हम वैसे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हज़ारों रुपए की फ़ीसें भर देते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन में और ख़ास तौर पर इस तरह के कामों में फ़ीस भरते हुए ना दिल को कुछ होता है। तो वो जो कराची में मैं रहा हूँ, तो वहाँ पे अच्छा एक इंस्टीट्यूट था, फ़ीस बहुत ज़्यादा थी और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि वो फ़ीस के अलावा आना-जाना बड़ा इश्यू होता है ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर जी, बिल्कुल। कि कभी कोई छोड़ने वाला नहीं है, तो कोई ऑटो किराया या ये किसी और चीज़ पर गए, तो फिर अब बड़ा मुश्किल काम होता है। तो पहले तो मैंने खुद को अब अपने आप को समझाने की कोशिश की कि ऑनलाइन आना बेहतर है, फिर कोविड ने हमें सिखा दिया कि भई ऑनलाइन ही आना पड़ेगा। ठीक है? तो उससे पहले तक तो ये था कि ऑनलाइन का मैं बुरा समझता था कि यार ये कैसे हो सकता है, ऑनलाइन में मज़ा ही नहीं आता। तो फिर कोविड में सब हमारे अपने घरों में सारे बच्चे जितने भी हैं, बड़े-छोटे सारे, कोई टीचिंग कर रहा है तो वो भी वहीं से बैठ के कर रहा है। तो ये समझ आ गई कि ये फ्यूचर जो है वो ऑनलाइन का ही है, बल्कि इससे बहुत सारे मामलात हल हो जाते हैं, लोगों के मसाइल हल हो जाते हैं कि आना-जाना, घर छोड़ना एक बड़ा प्रॉब्लम है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, घर वालों को भी इश्यूज़ होते हैं। तो ये घर में बैठे हुए ये सहूलत है। जब मैंने अंडरस्टैंड बिल्कुल। किया तो मैंने शुरू किया, तो फिर मुझे ये मुश्किल पेश आई, जो प्रैक्टिस चल रही थी लोगों की, उसमें ये था कि जी आप रिकॉर्डेड कुछ लेक्चर्स दे दें। तो मैंने कहा कि रिकॉर्डेड तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैं जब तक मैं लेक्चर नहीं दूँगा, लेक्चर होता ही लाइव है, रिकॉर्डेड तो कुछ नहीं होता। तो अगर रिकॉर्डेड ही करना है तो फ़ेसबुक पे, इस पे यूट्यूब पर लोग खुद ही सर्च-वर्च करके खुद ही ढूँढते फिरेंगे, आपको क्या फिर मसला है किसी को कोर्स करवाने का। तो ये पहला बैच जब मैंने किया तो मुझे काफ़ी मुश्किलों का सामना था कि लोग पता नहीं क्या समझ रहे होंगे कि 1 माह बाद हम जो है शायद कोई बहुत ही बड़ी चीज़ तोप बन जाएँगे। तो मुझे खुद को अंदाज़ा है कि 1 माह में नहीं बन सकता, कोई भी नहीं बन सकता। 1 माह में सिर्फ़ आपको सिर्फ़ समझ ही आ जाए तो बड़ी बात है, और माशाअल्लाह से जितना मैं आपको आज इस पूरे कोर्स का अगर मैं निचोड़ आपको सबको बताऊँ, आप यकीन जानिए, अब आप माशाल्लाह आपकी ये अब 1 आध क्लास रह गई है, बाकी ये कंप्लीट हो जाएगा। इस पूरे कोर्स का निचोड़ आपकी नज़र में क्या समझ आया आपको? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा। शहनाज़ फ़ातिमा, पहले आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि इस पूरे कोर्स में आपको जो समझने की बात थी, वो क्या थी? मतलब पूरा कोर्स अगर आप उठा लें, तो मैं क्या कहता रहा हूँ और आपको क्या समझ आया है कि ये पूरा ये डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है? हाँ, सर मैंने शुरू से इनकी क्लासेस मैं ये तो नहीं कहूँगी मैंने बहुत रेगुलर क्लास ली है। मैंने बहुत इनके कम क्लासेस ली हैं। रिकॉर्डिंग भी मैं पूरी अभी तक नहीं देख पाई। ठीक है। मगर जो मेरे नज़दीक पूरा निचोड़ था ना इसका कि हमें बोलने का तरीका आ जाए। जो हम बिल्कुल एक नॉन स्टॉप मैं एक वैसे मैं मेरा कोर्स करने का जो बेसिकली मकसद है ना कि मुझे
अपना मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर, मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ, तो मुझे अपनी क्लासेस देनी थी। मैंने इस वजह से ये कोर्स ज्वाइन किया था कि मुझे आपने किस समझ चीज आया की कि मैं लोगों क्लासेस से लेनी बात है? कैसे करूँ। एनएलपी प्रैक्टिशनर। अच्छा, ठीक है। तो ये सब माइंड साइंस से रिलेटेड कोर्सेज है। ठीक है। तो फिर जब मैंने ये किया तो फिर मुझे एहसास हुआ कि वाकई जब तक हमारे बोलने के अंदाज में एक असर नहीं होगा, वो लोगों पे कैसे असर करेगा। तो इस जितना मैंने समझा, वो मुझे ये समझ में आया कि जितना ज्यादा हम ऐसा साथ के साथ फीलिंग के साथ अपनी बातों को समझा सकते हैं, आराम से नरमी के साथ, उतना ज्यादा हमारे हक में बेहतर होगा। यानी कि सिर्फ ना सिर्फ स्टोरी टेलिंग, ये सब चीजें तो है एक तरफ, लेकिन किसी को अपनी बात समझाने के लिए हमें सबसे पहले बोलना सीखना है। बिल्कुल ऐसे बोलना सीखना है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप चूंकि एज ए ट्रेनर आपने इसको करना है कि आपने फिर क्लासेस लेनी है। हम्म। ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है हम्म। कि बोलना तो खैर आपको पहले भी आता है। ठीक है। पढ़ना सीखना है हमने। बिल्कुल सही। ये मैं अगर आपको क्योंकि मुख्तसर हमारा अगर जैसे, हाँ। मुख्तसर अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि इस पूरे कोर्स का जो खुलासा है वो ये है कि बोलना तो सबको आता है, पढ़ना किसी को नहीं आता। बिल्कुल ठीक कह तो रहे हैं। तो पढ़ना आ जाए तो फिर बोलना आ जाता है। पढ़ना क्या है, मिसाल के तौर पर पढ़ना क्या है कि मैंने अभी जो है आज ग्रुप में एक दो चीजें शेयर की हैं, तो वो अगर आपके सामने है तो उसको खोल लीजिए। अभी अभी जी सर, अभी मैंने शेयर की थी। लास्ट में है ये। जी सर, ये दो हैं आज, बल्कि नहीं काफी ठीक है। सारे हैं। अब जरा आप जी। इसकी तरफ नजर रखेंगे अपनी, पिछले 100 बरस वाली पे आप आ जाएं। ठीक है। जी आपके सर। सामने है। जी इरफाना जी बीबी, सर। आप भी मौजूद हैं, आपको भी साथ ही मैं आपसे भी मुखातिब हूं। आप भी इस पोस्ट को खोलिए। जी इरफाना, आपने खोल लिए पोस्ट को? ओके। ये अब आपने इसको पढ़ना है। मतलब पढ़ने से मुराद है कि आपने अपनी नजर इस पर फोकस में रखनी है कि ये स्क्रिप्ट क्या है। और आपने एक लाइन आप पहले पढ़ें। आप पढ़िए इसको, शहनाज बीबी आप पढ़िए। जी सर। पिछले 100 बरस से हमें बड़ी फिक्र ये चली आती थी कि हमने सदियों के फिक्र अमल से जो सच्चाइयां दरियाफ्त की हैं, और जवाब हमारी जिंदगी है, इन आगे। सच्चाइयों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। इस किस्म के फिक्र के मायने ये हैं कि लोग अपनी निजी ज़रूरतों के साथ, बल्कि उनसे बढ़कर किसी इज्तिमाई ज़रूरत में भी यकीन रखते हैं। इस यकीन की बदौलत वो अपनी ज़ात से बुलंद होकर किसी इज्तिमाई मकसद से हम आहंग होने की सलाहियत रखते हैं। अब रुकिएगा। इस सलाहियत को अब ईमान। रुकिएगा। अब आप ये जी। जो मुझे सुना रही हैं, आपकी फीलिंग्स इसमें क्या है? मतलब आप किसको सुना रही हैं? आपने फीलिंग्स ये रखनी है कि ऑडियंस को। आप अपनी ऑडियंस को सुना रही हम्म। हैं, जैसे आपने किसी को लेक्चर देने हैं ना। मेरा असल में एक कान जो है, हम्म। दोनों कान मेरे आज बंद हुए हुए। मेरी तबीयत खराब थी तो पता नहीं क्या हुआ, मेरे कान जो है वो बंद हो गए हैं। अब वो एक साइड से तो मैं सही सुन पा रहा हूँ, दूसरी साइड से नहीं सुन पा रहा। अब मुझे ये भी हो रहा है कि मेरे कानों की वजह से मेरी आवाज़ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो मुझे बहुत सारी बातें आपकी समझ में भी नहीं आ रही। बड़ा गौर करके मुझे दाएँ-बाएँ करना पड़ रहा है। तो ये देखें कितनी आवाज़ और सुनने का मरहला कितना अहम होता है, और अल्लाह पाक ने हमें ये बसारत और ये सारी चीज़ें जो दी हुई हैं, तो समात भी और देख भी रहे हैं, सारा कुछ अल्लाह पाक की कितनी बड़ी नेमतें हैं। तो आज ये एहसास होता है कि ख़ास तौर पर रेडियो से वाबस्ता मेरे साथ पहले भी एक ऐसा हुआ कि मेरे दोनों कान अचानक से बंद हो गए। तो अब मैं रेडियो के प्रोग्राम्स भी मैंने करने होते थे और मुझे किसी की सुनाई नहीं दे रही होती, सिर्फ मुझे बोलना ही आता था। तो बड़े गौर से मुझे सुनना पड़ता था, खास तौर पर मेरे फोन कॉल्स लेते हुए मुझे बहुत मुश्किल होती थी। तो अच्छा, अब आपने इसके मुखातिब करने का तरीका आपने ये रखना है कि जैसे आप किसी, मिसाल के तौर पर आप बानो कुद्सिया हैं, या आप इशफाक अहमद हैं, या आप आप चूंकि क्लास लेती हैं, तो आपको स्टाइल वो रखना है जैसे आप किसी को ये वाली जो बात पढ़ के सुना रही हैं, ये आप अपनी स्टूडेंट्स को
समझाने की कोशिश कर रही हैं या जो भी आपका अंदाज़ होना चाहिए, आपने उस तरह से इसको बोलना है। तो कोशिश कीजिए बोलने की। जी, जी स्टार्ट कीजिए। हेलो, आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही शहनाज़ बीबी। जी, मेरी आवाज़ तो आ रही है आपको? फारिया बीबी आपको आवाज़ आ रही है? हेलो, मैं पढ़ती हूँ। अ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, सर क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। जी। आप खैरियत ये से हैं? पढ़ना है? जी, अल्लाह का ये शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, इसको पढ़ना है और आपको मेरी आवाज़ आ रही थी जो मैं बोल रहा था जी, अभी आ रही है। कि अंदाज़ क्या होना चाहिए पढ़ने का इसका, जो मैं अर्ज़ कर रहा था। शहनाज़ बीबी से जी, मैं जी। मुखातिब था, आप भी सुन रहे थे। तो जी, जी। इसमें जो अंदाज़ रखना है, वो इसी इसी तरह से अंदाज़ रखना है कि आपके सामने आपकी बहुत बड़ी कोई तादाद है, मौजूद है, जिनको आप लेक्चर दे रहे हैं। तो आपका अंदाज़ एक जी। उस्ताद वाला और एक लेक्चर लेक्चर देने वाले का जो होता है या मोटिवेशनल स्पीकर का, वो वाला अंदाज़ आपका होना चाहिए। तो इसको 2 लाइनें पढ़िए आप, अंदाज़ वही अपनाना है, अपने ये ज़हन में रखिएगा। पिछले 100 बरस से हमें बड़ी फ़िक्र ये चली आती थी कि हमने सदियों की फ़िक्र अमल से जो सच्चाइयाँ दरियाफ़्त की हैं और जवाब हमारी ज़िंदगी है। इन सच्चाइयों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। इस किस्म की फ़िक्र के मानी ये हैं कि लोग अपनी निजी ज़रूरतों के साथ बल्कि इनसे बढ़कर किसी इज्तिमाई ज़रूरत में भी यकीन रखते हैं। इस यकीन की बदौलत वो अपनी ज़ात से बुलंद होकर किसी इज्तिमाई मकसद से हम आहंग होने की सलाहियत रखते हैं। इस सलाहियत को ईमान कहा जाता है। और टी.एस. एलीट का कहना है कि जो कौम ईमान से महरूम है वो अच्छी नस्ल पैदा नहीं कर सकती। मगर इसमें नस्ल की क्या तखसीस है? एक बेईमान कौम अच्छी नस्ल नहीं पैदा कर सकती तो अच्छी शायरी क्या पैदा करेगी? ठीक है, वैसे इस बयान का ये मतलब नहीं है कि ऐसे। ठीक है। जी, जी। जी, फारिया बीबी आप पढ़िए। जी, बिस्मिल्लाह कीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपकी हमें आवाज़ नहीं आ रही फारिया बीबी। शहनाज़ बीबी आप आ जाइए, आप पढ़िए। हाँ, सर मैं फिर से मेरे यहाँ लाइट चली गई है। मुझे बताएँ क्या पढ़ना था? मेरा थोड़ा-सा मिस हो गया बीच में फिर से। ये जो मैंने आपको पहरा दिया हुआ था, यही इसी पहरे को आपने इस तरह से पढ़ना है जैसे आप लेक्चर दे रहे हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो। पिछले 100 बरस से हमें बड़ी फ़िक्र चली आ रही थी कि हमने सदियों के फ़िक्र-ओ-अमल से जो सच्चाइयाँ दरियाफ़्त की हैं और जो अब हमारी ज़िंदगी है, इन सच्चाइयों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। इस किस्म के फ़िक्र के मायने ये हैं कि लोग अपनी निजी ज़रूरियतों के साथ बल्कि उनसे बढ़कर किसी इज्तिमाई ज़रूरत में भी यकीन रखते हैं। इस यकीन की बदौलत वो अपनी ज़ात से बुलंद होकर किसी इज्तिमाई मकसद से हम आहंग होने की सलाहियत रखते हैं। इस सलाहियत को ईमान कहा जाता है। और टी.एस. एलिट का ये कहना है कि जो कौम ईमान से महरूम है, वो अच्छी नस्ल पैदा नहीं कर सकती।
मगर इसमें नसर की क्या तखसीस है? एक बेईमान कौम अच्छी नसर नहीं पैदा कर सकती, तो अच्छी शायरी क्या पैदा करेगी? सही है। अच्छा, अब आपने ये पढ़ा है जैसे ना, इसने इसमें जी आपने पढ़ा है, इसमें आपने जो गलती की है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, मतलब मेरे हिसाब में आपने ये अच्छा नहीं पढ़ा। ठीक ठीक। ठीक है, मेरे हिसाब में आपने बिल्कुल भी अच्छा ये नहीं पढ़ा। वो क्यों नहीं पढ़ा वो अभी आपको समझ आ जाएगी कि आपको मतलब है, एतराज जो मैं कर रहा हूं तो वो एतराज आपको समझ के आ जाएगा। आजम हुसैन साहब मौजूद हैं। आजम साहब कैसे हैं? इसको स्टार्ट कीजिएगा आजम साहब, सर मोटिवेशनल स्पीकर के अंदाज में सर। सर कोशिश जी करता हूँ। बिल्कुल। पिछले 100 बरस से हमें बड़ी फिक्र ये चली आती थी कि हमने सदियों के फिक्र अमल से जो सच्चाइयां दरियाफ्त की हैं और जो अब हमारी जिंदगी है, उन सच्चाइयों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। इस किस्म की फिक्र के मानी ये हैं कि लोग अपनी निजी ज़रूरतों के साथ बल्कि उनसे बढ़कर किसी इज्तिमाई ज़रूरत में भी यकीन रखते हैं। इस यकीन की बदौलत वो अपनी ज़ात से बुलंद होकर किसी इज्तिमाई मकसद से हम आहंग होने की सलाहियत रखते हैं। इस हम्म। सलाहियत को ईमान कहा जाता है और टी.एस. एलीट का ये कहना है कि जो कौम ईमान से महरूम है, वो आप ये अच्छी देखें, नस्ल यहाँ पे पैदा रुकें नहीं कर आजम सकती। साहब। आजम साहब यहाँ सर, रुकें। मैं सर, आप पर बड़ा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत शुक्रिया सर। बहुत ज़्यादा खुश इस वजह से भी हूँ कि आप माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो एक टेक्निक आपने अभी इस्तेमाल की है ना, ये टेक्निक जिसको समझ आ जाए, मैं समझता हूँ कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन गया। कौन सी टेक्निक? जी आपने सर। अभी एक टेक्निक इस्तेमाल की है। ठीक है, वो क्या है? जी सर। वो ये है कि पढ़िए इस सलाहियत को। अ, इस सलाहियत को ईमान कहा जाता है, ये आपने पढ़ा है ना अभी? जी सर। पढ़िए। एक मिनट जी, पे बदौलत अपनी जात से बुलंद होकर इज्तिमाई मकसद हो। हाँ जी। इस सलाहियत को ईमान कहा जाता है और टी.एस. एलीट का ये कहना है कि जो कौम ईमान से महरूम है, वो अच्छी नस्ल पैदा नहीं कर सकती। मगर इसमें नस्ल की क्या तखसीस है? एक बेईमान कौम अच्छी नस्ल नहीं पैदा कर सकती, तो अच्छी शायरी क्या पैदा करेगी? वैसे इस बयान का ये मतलब नहीं है कि ऐसे माशरे में अच्छे नसर निगार या शायर जी सिरे से पैदा रुकिए, ही नहीं रुकिए, होते। रुकिए, रुकिए, शायद रुकिए, सर सर। रुकिए सर। अब ये देखें, पहले जो टेक्निक आपने इस्तेमाल की, मेरा असल में आज ना कान दोनों बंद है। मैं पहले अर्ज कर रहा था मेरे कान खराब हो गए। अल्लाह करेगा सुबह तक सेट हो जाए, अल्लाह करे। सर अभी आपने निगला टूल इस्तेमाल किया सर, ये सर। टूल है, ये टूल है, ये टूल आपकी प्रैक्टिस में दानिस्ता इस्तेमाल नहीं होता। ये आपकी प्रैक्टिस आपको इस काबिल करती है कि आपने ये टूल इस्तेमाल भी किया। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कोई टूल इस्तेमाल किया है, लेकिन आप मुझे बता नहीं पा रहे। ठीक नहीं है। पा रहा। अच्छा, वाकई उसकी सर। वजह क्या है कि ये आपकी बहुत ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस है, जो रूटीन का हिस्सा बन गई। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कोई टॉपिंग की है ऊपर, नहीं, आपने तो नहीं की। जी बिल्कुल नहीं ठीक है। सर। अब वो क्या है बिल्कुल। कि मैंने इसको पकड़ा है, मैंने पिक किया है वो इस तरह से कि ऐसे मुआशरे में ये टूल है। ठीक है। अच्छे जी नसर निगार, ये टूल है, ये टूल है। जी ये आपको अगले लाइन को पढ़ने का मार्जिन देता है और आपकी बात में वजन लाता है। जी। आपने इसको गौर किया है किसी ने भी? सबने? आपने ये आपने किस सेंस में इस तरह से इसको पढ़ा है? सर मुझे बस ऐसे ही एक फ्लो से कह लें कि पढ़ते पढ़ते बस ये आपका कहना बिल्कुल बजाय दुरुस्त है कि मैं पढ़ता रहता हूँ और जब कभी भी पढ़ता हूँ तो ऐसे ही अंदाज में पढ़ता हूँ और कोशिश यही होती है। और ऊपर से जब से आपके लेक्चर सुने हैं कि अपने ऊपर से वो खोल उतार दें, हाँ, मजीद उसमें एक निखार आ गया सर। ये मैं मानता हूँ। ठीक है ना सर। अब ये जी जो बिल्कुल तरतीब सर। देनी थी ना सर, मैं आप पर खुश इसलिए हूं कि ये चीज मैं किसी को समझा नहीं पाया अभी तक। उसकी वजह ये थी कि कोई इस तरफ अभी तक मेरे हिसाब में कोई अभी इस तरफ आया ही नहीं था। ठीक है। अब ये जी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको कामयाबियां दे। मैं आज यकीन करें,
पहले भी मैं आपकी आवाज को बहुत अच्छा समझ रहा था, आपके अंदाज को अच्छा समझ रहा था। आज आपको मैंने एनओसी दे दिया जी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू ठीक सर। है जी, अब मैंने आपको एनओसी दे दी है, मैदान मौजूद है। जो मर्जी बोले, शायरी पढ़े, डॉक्यूमेंट्री पढ़े, नसर पढ़े, मोटिवेशनल स्पीकर बने, जो मर्जी आप कर लें सर, आपने अपना ये अंदाज नहीं छोड़ना। जरूर सर, ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं मेरी तरफ से सर जी आपको मुबारक हो। खैर मुबारक सर, थैंक यू ठीक सर, है। आपको भी मुबारक हो। हाँ जी, आपका शागिर्द इस लायक हो गया है सर। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि मैंने अब तक जितने भी मेरे इस क्लास में, पिछली क्लासों में जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं, जी सर। मुझे ये कहने में खुशी भी फील हो रही है, अफसोस भी हो रहा है कि पिछली क्लासों में ऐसा कोई नहीं था, और खुशी मुझे ये हो रही है कि आज आप वाहिद पहले बंदे हैं जिसने ये टूल इस्तेमाल किया है। जी सर। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा टूल है। अब मैं इस टूल को इस्तेमाल करते हुए मैं इसको पढ़ूंगा, तो इस टूल को इस्तेमाल करते हुए फारिया बीबी आप सुन रही हैं? आपका माइक ऑन नहीं है, आपका माइक अटैच नहीं है, आपकी आवाज बिल्कुल भी हमारी तरफ नहीं पहुंच रही। मैं आपको दूसरी तीसरी मर्तबा मुखातिब हुआ हूं आपको पढ़ाने के लिए कि आप पढ़ेंगे इसको, लेकिन आपका माइक अटैच नहीं है। बाकी जितने लोग सुन रहे हैं, आप में से कोई इसको अच्छे से पढ़ना चाहता है? हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, आप पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ लीजिए, या जिसका भी माइक। जी फारिया, अब आपका माइक अटैच हुआ है। सर मैंने अभी निकाल दिया, मैं वैसे डायरेक्ट मोबाइल से बात कर रही हूँ। ठीक हो गया। अब आप मेरी आवाज तो सुन रही थी, और मैंने जितनी तारीफें आजम साहब की हैं वो किस वजह से की हैं वो भी आपको समझ आ रही होंगी, और जी उम्मीद सर। करता हूं कि उन सब बातों को समझते हुए आप भी इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और हो सकता है कि दूसरी आप हों आज। बिस्मिल्लाह कीजिए। पिछले 100 बरस से हमें बड़ी फिक्र ये चली थी कि हमने सदियों के फिक्र अमल से जो सच्चाइयां दरियाफ्त की हैं और जो अब हमारी जिंदगी है, इन सच्चाइयों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। इस गुड। किस्म की फिक्र के मायने ये हैं कि लोग अपनी निजी ज़रूरतों के साथ बल्कि इनसे बढ़कर किसी इज्तमाही ज़रूरत में भी यकीन रखते हैं। इस यकीन की बदौलत वो अपनी ज़ात से बुलंद होकर किसी इज्तमाही मकसद से हम आहंग होने की सलाहियत रखते हैं। वेरी इस नाइस। सलाहियत को ईमान कहा जाता है। और टी.एस. एलियट का ये कहना है कि जो कौम ईमान से महरूम है वो अच्छी नस्ल पैदा नहीं कर सकती। मगर इसमें नस्ल की क्या तखसीस है? एक वाह, बेईमान कौम अच्छी नस्ल नहीं पैदा कर सकती तो अच्छी शायरी क्या पैदा करेगी? वैसे इस बयान का ये मतलब नहीं है कि ऐसे माशरे में अच्छे नस्ल निगार या शायर सिरे से पैदा ही नहीं होते। होते तो हैं, मगर वो एक मौसर अदबी रुझान नहीं बन सकते और एक अदब एक माशरती ताकत नहीं बन पाता। बहुत खूब, बहुत जी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। जी, आप सब सुन रहे थे आजम साहब। सर। मैं अभी कोई भी रिजल्ट देने से पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि फारिया बीबी ने जो पढ़ा, आपने जी सर। सुना, आपको क्या फील हो रहा था? सर बहुत इसमें एक तब्दीली है, जो पहले की निस्बत बहुत अच्छा पड़ा है, और इसमें मजीद बेहतरी आ सकती है सर। ठीक है जी जी। सर। शहनाज फातिमा, आपने भी सुना, अपनी जी राय सर, दीजिए। मैंने सुना। मेरा सिर्फ एक और रह गया कि टूल आप जब बता रहे थे ना, यहाँ पे फिर कनेक्शन चला गया था। तो अगर आप रिपीट कर सकें तो मुझे समझ आ जाए टूल कि मैंने हमने अभी क्या बताया टूल ही नहीं यूज है। किया था आगे अभी से। मैंने टूल बताया नहीं। ये अच्छा। एक अंदाज था पढ़ने का आजम साहब का, और फिर अंदाज अपनाया इन्होंने फारिया बीबी ने। तो ये अंदाज, ये दोनों आइडियल अंदाज हैं, दोनों आइडियल अंदाज हैं। सिर्फ हमें अच्छा बोलने के लिए दो चीजों का करना बहुत जरूरी है। ये आप जिंदगी भर में आपके काम आएगी ये बात। आप माशाल्लाह बहुत सारे ही सीनियर्स हैं और अपने अपने शोबों में काम कर रहे हैं। तो मुझे कुछ बातें कहते हुए मुझे शर्म भी आ रही होती है कि मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ, आपसे तो मुझे सीखने की जरूरत है। आप माशाल्लाह इतने काबिल और क्वालिफाइड लोग हैं। सिर्फ लेकिन कुछ चीजें होती हैं कि जैसे हम वर्कशॉप में जाते हैं तो हम जो भी होते हैं तो उस्ताद को हम कह रहे हैं चलो उस्ताद जी ये देखना क्या हुआ, तो इस वजह से आपको ये बर्दाश्त भी करना पड़ता है मुझे। तो एज ए उस्ताद, दो चीजें जो है ना जी आपको जिंदगी में ये काम आएंगी। एक अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट, मुझे वॉइस ओवर आर्टिस्ट कहते हुए पता नहीं क्यों कोफ्त होती है, मैं सदाकार कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं
चूंकि कोर्स का नाम ही वॉइस ओवर आर्टिस्ट का है तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट कहना पड़ता है। मुझे नहीं, ये लफ्ज सूट ही नहीं करता। मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छा सदाकार। तो अच्छा सदाकार जो है वो हमेशा वो होता है जो अच्छा सुनने का भी जिसमें फन हो, जो अच्छा सुनना भी जानता हो। अच्छा सुनना क्या है कि आपकी जो कलेक्शन जिसको आप सुनते हैं वो डिपेंड करती है कि आप क्या सुनते हैं, आप क्या देखते हैं, आप क्या पढ़ते हैं। ये तीनों चीजें जब मिल जाती हैं तो फिर जाके एक अच्छा सदाकार बनता है। आपकी कलेक्शन, आपके चैनल्स, आपके जो सब्सक्राइब आपने चैनल किए होते हैं, जो जिन चीजों को आप देखते हैं, जिन चीजों को आप ज्यादा सुनते हैं, वो आपकी शख्सियत पर उसका असर भी पड़ता है। और साथ साथ में आपको उनके सुनने वालों के, आप जिसको भी सुनते हैं वो बड़े खुशनसीब लोग होते हैं जिनको आप अपना टाइम देते हैं। तो वो वाक़ई खुशनसीब हैं जिनको आपने अपना कीमती वक़्त दिया और वो आप उनको सुन रहे हैं। तो एक तो ये है। दूसरी बात, हमेशा अच्छा सदाकार वो होगा जो अच्छा पढ़ने वाला होगा। अब पढ़ना किसको कहते हैं? पढ़ना ये नहीं कहते कि जैसे हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, नहीं। अच्छा पढ़ना यही होता है जिस तरह आपने अभी बोला। अब इसको पढ़ा भी इसी अंदाज में जाएगा तो अच्छा पढ़ना होगा। स्पीड से पढ़ना, पढ़ना नहीं होता। वो पढ़ना पढ़ना नहीं होता। जिस तरह से आपने आज़म साहब अभी बोला, इसी तरह से उसको पढ़ा भी अगर जाए तो ऐसे ही पढ़ा जाए। तो फिर आपका मतलब ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा हम मार कहाँ खाते हैं? जब हम उसको उसकी तरतीब से नहीं पढ़ते। मिसाल के तौर पर पिछले 100 बरस से हमें बड़ी फ़िक्र ये चली आती थी कि हमने सदियों के फ़िक्र अमल से अब हमें नहीं पता कि यहाँ रुकना कहाँ था, पॉज़ कहाँ देना था। तो जो टूल आप पूछ रही थीं शहनाज़ बीबी, वो टूल ये था कि आज़म साहब ने आज ये टूल मैंने शायद आज गौर पहली दफ़ा किया या शायद इस किस्म का मज़मून आज पहली दफ़ा आया कि आज़म साहब ने आज पहली दफ़ा वो टूल इस्तेमाल किया। वो क्या था कि पिछले 100 बरस से ये जो है ना टूल ये वाला पिछले 100 बरस से इसको से को थोड़ा-सा मैंने जो खींचा है ना, ये मैंने माहौल बनाने की कोशिश की है और इसमें मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये खुद ब खुद होता चला जाता है जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो। पिछले 100 बरस से हमें बड़ी हमें अब मैं हमें पे रुक गया हूँ। पिछले 100 बरस से हमें हालाँकि अभी तो मैं रुका था से पे, फिर मुझे हमें पे क्यों रुकने की ज़रूरत थी भई? ये ही ज़रूरत क्या है, ये नज़रिया ज़रूरत है आपका एक सदाकार के लिए कि पिछले 100 बरस से हमें बड़ी फ़िक्र ये चली आती थी। अब ये देखें, अब आपको बात समझ आएगी कि ये पढ़ने की तरतीब क्या है। पढ़ने की ये तरतीब जब आपको समझ आ जाए, तो फिर आपके लिए बोलना कोई मसला ही नहीं है। क्या है जी? हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, माशाअल्लाह से आप भी हमारे असातिज़ा किराम हैं और सारे ही माशाअल्लाह असातिज़ा जी किराम जी ही सर, हैं। मैं हाजिर हूँ। आप मेरी इस बात से मुत्तफ़िक हैं जो मैं गोश-गुज़ार कर रहा हूँ? जी 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 बिल्कुल सर, समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आप तौफीक बिस्मिल्लाह तो कीजिए हमारी क्या इसको, बात। इसी तरतीब से पढ़ने की कोशिश कीजिए सर। पिछले 100 बरस से हमें बड़ी फिक्र ये चली आती थी कि हमने सदियों के फिक्र अमल से जो सच्चाइयां दरियाफ्त की हैं और जो अब हमारी जिंदगी हैं, इन सच्चाइयों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। इस ठीक है। किस्म की फिक्र के रुकिए, माना ये है। रुकिए, रुकिए सर जी रुकिए। अब जी आप सर। जिस तरह से बोल रहे हैं ना, यकीन करें। अच्छा, मुझे आज यूँ लग रहा है कि जैसे हमारी क्लास खत्म होने वाली है, चूँकि 1-2 रह गई हैं तो मैं सारों के दिल रखने के लिए बात कर रहा हूँ। वल्लाह बाखुदा, बाय गॉड, पूरी ईमानदारी के साथ मैं आज एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं किसी के साथ भी कोई रियायत ना मैंने पहले कभी की है, ना मैं अब करूँगा। हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, आप जितने दिन से भी क्लास में शामिल रहे हैं, आज आपने पहली मर्तबा अच्छा बोला है। शुक्रिया सर, थैंक यू। और मुझे यूँ लगा कि जैसे कोई हमारे बहुत ही सीनियर, जिसको हम यूँ समझ लें कि जैसे हम जिसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और तकरीम दे रहे होते हैं, वो हमें कोई अपना मिसाल मैं ये दूँगा, जैसे हम अपने किसी पीर साहब के पास बैठे होते हैं और वो कोई बात कर रहे होते हैं, तो हम बड़े अकीदत के साथ उनकी बात सुन रहे होते हैं। वो अकीदत उनकी शख्सियत की तो होती से होती है, लेकिन उनके लफ्ज़ों की जो अदायगी होती है ना, वो ऐसे होते हैं कि वो बच्चिया करके जो बात जी करते हैं ना, तो वो इस तरह से कर रहे थे जैसे वो हमारे लिए पेन लेके हमें कुछ बता रहे हैं। वो हमें कुछ जी समझा नहीं रहे, वो पेन लेके फ़िक्र करके हमारी जो है ना हमें कुछ बताना चाह रहे हैं।
तो अब आपने जो आज पढ़ने का अंदाज अपनाया है, ये 100% वैसा ही था। अब आपको शायद अंदाजा नहीं हुआ। आपको मैं ये रिकॉर्डिंग जब सेंड करूंगा तो आपको अंदाजा होगा। अब आप दोबारा पढ़िए इसको। पिछले 100 एक बरस से सेकंड सर रुकिएगा। आजम साहब, आपने मेरी सारी बातें आप सुन भी रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं, और मैं आपसे मदद चाहूंगा कि आपने तारीफी और तनकीदी दोनों जायजे लेने हैं। किसी जगह हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, किसी जगह हो सकता है तो आपने मेरी मदद करनी है, मुझे खुशी होगी। जरूर सर, जरूर। जी, बिस्मिल्लाह कीजिए हाफिज साहब। पिछले 100 बरस से हमें बड़ी फिक्र ये चली आती थी कि हमने सदियों के फिक्र अमल से जो सच्चाइयां दरियाफ्त की हैं और जो अब हमारी जिंदगी हैं, इन सच्चाइयों का तहफ्फुज होना चाहिए। इस किस्म की फिक्र के माना ये है कि लोग अपनी निजी जरूरतों के साथ बल्कि इनसे बढ़कर किसी इज्तिमाई जरूरत में भी यकीन रखते हैं। इस यकीन की बदौलत वो अपनी जात से बुलंद होकर किसी इज्तिमाई मकसद से हम आहंग होने की सलाहियत रखते हैं। इस सलाहियत को ईमान कहा जाता है। और टीएस एलिट का कहना यह है कि जो कौम ईमान से महरूम है, वो अच्छी नस्ल पैदा नहीं कर सकती। मैं कहता हूँ मगर जी इसमें हाफिज नस्ल की साहब, अब आपने नेक्स्ट जितनी भी क्लासें आपने देनी है ना बच्चों को, अगर तो आप पहले भी यही अंदाज अपनाते थे तो फिर तो आपको ये कोर्स करने की जरूरत नहीं थी। और अगर आप ये इस अंदाज में पहले नहीं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे तो आप यकीन जाने आपने बड़ी ज्यादती की अपने स्टूडेंट के साथ। कल से या आज से आप इस अंदाज से जब लेक्चर देंगे ना, आप इस अंदाज से जब लेक्चर देते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, पिन साइलेंस होता है, क्या होता है जी? पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस। अगर आपका ये अंदाज हो, सभी से मुखातिब हूं, अगर आपका अपने स्टूडेंट के साथ ये वाला अंदाज होगा तो किसी की जरूरत नहीं है, भले कोई किसी भी कैलिबर का स्टूडेंट हो, वो इधर से उधर भी हो जाए। आप ऐसा मंजर, ऐसा माहौल बना देते हैं कि कुछ चाहते हुए भी कोई शरारत नहीं कर पाता और उसको तवज्जो से आपका सुनना बनता है, आप मजबूर कर देते हैं। आपका ये अंदाज इस तरह का होता है। और दूसरा एक मुखातिब करने का तरीका जो है वो ये है कि आपने एक ही जगह नजरें नहीं रखनी होती। आपने भले आप लाइव क्लास भी ले रहे हैं तो लाइव क्लास में भी आपका अंदाज ऐसा होना चाहिए कि जैसे मैं तो आपको देख रहा हूं सामने से, लेकिन लोगों को ये पता चले कि आपके सामने 200-400 बच्चे बैठे हुए हैं जिनको आप क्लास दे रहे हैं। तो उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज इस किस्म की होनी चाहिए कि आप दाएं से बाएं भी देख रहे हैं और लोगों की तरफ ऐसे मुतवज्जा हो रहे हैं कि जैसे आप लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। ठीक है? और चेहरे का, बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा, मैंने अभी तक जितने भी लाइव टीचर्स को देखा है पढ़ाते हुए, वो यूं लगता है कि जैसे इनको किसी ने पीछे से बांध के बिठाया हुआ है, और अगर वो हिलेंगे तो कुर्सी गिर जाएगी या कैमरा टूट जाएगा। आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें, आप अपने चेहरे का इस्तेमाल करें, आप अपनी आंखों का इस्तेमाल करें। ये बात करते हुए मैं अभी साथ साथ हिल भी रहा हूं। तो ये अपने हाथों का इस्तेमाल जब तक आप नहीं करते, आपने देखा है कि ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ये जितने भी बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इनके अगर आप हाथ बांध दें तो इनसे बोला भी नहीं जाएगा। जी सर। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे पहाड़ा हिले बगैर हमें नहीं आता था। ठीक है? हाफिज कुरान कुरान नहीं पढ़ सकता जब तक नहीं वो पढ़ इस सकता। तरह हिलता तो नहीं। बिल्कुल इसी तरह से सर, जब तक आप हाथों का इस्तेमाल, मैं अपने बारे में ये कहता हूं कि अगर मेरी थोड़ी देर के लिए मेरे हाथ कोई पकड़ के बैठ जाए ना, तो मैं कहूंगा यार ऐसी तैसी में गया, मैं नहीं बोलता, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा। तो हाथों का इस्तेमाल, चेहरे का इस्तेमाल, आपके सर का हिलाना, किसी को पॉज दे के थोड़ी देर के लिए देखना, वो यूं लगता है कि सबसे, हालांकि मैं तो रेडियो पे प्रोग्राम कर रहा होता हूँ, मैं लाइव नहीं कर रहा होता, मतलब लोगों के सामने नहीं होता, लेकिन मैं रेडियो पर भी प्रोग्राम करते हुए मेरी फीलिंग्स जाती तौर पर ये होती हैं कि मैं लोगों से मुखातिब हूँ और हर बंदा मेरा सुनने वाला ये समझ रहा है कि फखर साहब मेरे लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अंदाज ऐसा रखना होता है। तो सर आपने जो क्लासेस लेनी है सबने, आपने अपना अंदाज ये रखना है, और इसका फायदा ये होगा कि फारिया बीबी का एक प्रॉब्लम था जब इन्होंने डेमो क्लास ली थी, तो उसमें इन्होंने कहा था कि जी मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है बोलने की, और वो ये वाकई बहुत ज्यादा थी। आज इस जिस तरतीब से उन्होंने बोला है,
पारिया बीबी, आपके लिए बहुत सारी मुझे खुशी हो रही है कि आज मुझे यूं लग रहा था कि मैं किसी ऑडिटोरियम में बैठा हुआ हूं और आप स्पीच कर रही हैं। आवाज भी एक तो वहां उसी टाइप की आ रही थी, और आप, मुझे यूं लग रहा था कि जैसे हम किसी अपने प्रोफेसर को या किसी दानिश्वर को बुलाते हैं कि जी आए, तो वो वाला अंदाज था आपका। आपकी आवाज में एक बुर्दबारी थी, एक ठहराव था, और एक बहुत अच्छा चुनाव था। आपको भी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सर। सर आपकी मेहनत है, खुसूसी तवज्जो आपकी की मेहनत सर। मैं नहीं, खुद भी महसूस करती हूँ। ये मेहनत सारी आपकी अपनी है, क्योंकि आपके बस में था कि आप करते या ना करते। मैंने तो सिर्फ आप सबको बताया है। जो जो इसको करता जा रहा है वो कामयाब होगा, जो नहीं कर रहा उसके ऊपर से गुजर गया है। मेरा बताना बिल्कुल ऐसे है कि जैसे मैंने सबको बताया है, आपने अच्छा किया है, हाफिज साहब ने अच्छा किया है, आजम साहब ने अच्छा किया है। कावर साहब, आपका माइक ऑन है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपके लिए भी आज मैंने मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि मैं किसी का भी दिल रखने का कायल नहीं हूं। मैं वैसे हूं तो बड़ा दिल फेंक, लेकिन दिल रखने का कायल नहीं हूं मैं बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह आज। मुबारक हो आपको। अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगा, और कल से आपने अपना इसको रेगुलर अपने लेक्चर्स को भी इसी तरह से करना है जो आज आपने अंदाज अपनाया। यही ठहराओ। आप यूं समझ लें कि जैसे आप, मैं एक जो स्केच बना रहा था ना अपने जहन में आपकी आवाज सुन के, मुझे यूं लग रहा था कि मैं किसी यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में मौजूद हूं, और एक बड़ी ही बावकार सी खातून जिन्होंने एनक सी लगाई है, और बड़े ही सीनियर जैसे हमारे लेक्चरर हमारी होती हैं, तो वो आई हैं, और बड़े ही अकीदत से हम लोग सारे एहतराम से बैठ गए कि मैडम आ गई हैं, और मैडम ने कुछ अल्फाज बोले। आपका अंदाज बिल्कुल वैसा था, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया सर। और जी हाँ, आजम साहब, मेरा गला खुश्क हो गया। जी सर। सर, कोई नमक पाशी कर दो, नमक पाशी। कुछ तो कर दे। सर गुल सर पाशी कर फूल दे। गुलपाशी तो होता है, नमक पाशी तो आज नया एक जुमला सुनने को सर तो मिला रकम सर। पर होती है। नमक पाशी मीन ये है कि जब आप तनकीदी जायजा ले रहे होते हैं तो नमक पाशी हो रही होती है, और किसी की तारीफ कर रहे होते हैं तो गुल पाशी हो रही होती है। जी बिल्कुल सर। माशाल्लाह आज तो काफी चेंज देखने को मिल रहा है, और माशाल्लाह मैं खुद बहुत हैरान हूँ कि हमारे अंदर इतना चेंज कैसे आ गया है। ये ये शायद कैसे आपकी आया? मेहनत है। जी ये सर। आप सबकी अपनी कैसे? मेहनत है, मेरी मेहनत तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं तो एक पेड प्रोग्राम चला रहा था। लेकिन मैंने ये कोशिश जरूर की है कि मैंने अपना, ये आप गवाही देंगे मेरे मुंह पे नहीं, ये आप बात में कहीं पे भी जहां पे आपको मौका मिले आप गवाही देंगे कि क्या मैंने कहीं पे डंडी मारने की कोशिश की, तो ये गवाही आप देंगे। मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर आपको टाइम भी दिया, और अपनी हैसियत से बढ़ के आपको समझाने की भी कोशिश की, और मैंने बिल्कुल ट्रैक से हट के, इवन ये कि मेरे जो ये जिन लोगों ने डीजी, ये क्या नाम है इसका, ये जो डिजिटल हब, डिजिटल हब हमारा जो कि इदारा ही है, तो डिजिटल हब के जो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं उनका मौकफ ये था कि फकर साहब आप बिल्कुल ट्रैक से टोटली उतर चुके हैं, हम क्या जवाब देंगे कि आपने क्या पढ़ाया। तो मैंने कहा जिनको आपने जवाब देना है आप उन्हीं से जवाब लेना कि उन्होंने क्या पढ़ा। तो अब आपने जवाब देना है इनको, जब आपसे जवाब मांगेंगे किसी भी रिव्यू की मद में या किसी भी मद में, तो आपने खालिसतन इंतहाई, चूंकि मुझे सब पर आप पर भरोसा है कि आप गलत बयानी नहीं करेंगे, जो आपकी फीलिंग्स होंगी सर, आपने, मैडम आपने, मोहतरमा मिस आपने, सबने उसी फीलिंग्स को बताना है। आपको अच्छा लगा बुरा लगा सो जैसे होता है ना, जो आपके दिल में हो वही देना है, क्योंकि मुझे आपकी तारीफ या तनकीद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन उस इदारे को या तो अच्छा ट्रेनर मिल जाएगा, और या फिर वो अपना सुधार पैदा करेंगे। मैं अपना सुधार पैदा करने की उम्र में अब नहीं हूं। मैं तो या तो अगली क्लासें नहीं लूंगा, कुछ आपसे ही मिलके को आगे कुछ दुकान खोल लेंगे हम अपनी, ठीक है। तो मुझे समझाना
पढ़ाना अब कोफ्त होना शुरू हो जाती है बाज़ औक़ात, मैं गुस्से में भी आना शुरू हो जाता हूँ, शायद ये हो जाता है ऐसे। तो मैं आप सबसे इस पूरे कोर्स में, इस पूरी क्लासेस में, मैं किसी भी वक़्त अगर किसी से मैंने कोई थोड़ा-सा अंदाज़ बदल के बात की हो, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ। सर ऐसा नहीं कीजिए, आपने हमें हर सर लम्हा ऐसी समझाया है। ऐसी तो ना फरमाए हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बन रहा है। आपने माशाल्लाह, यानी पेड प्रोग्राम है, हम पेड प्रोग्राम वैसे भी बाज दफा उसका एक्सपीरियंस होता है, लेकिन पेड प्रोग्राम में भी अपनी जान बहुत कम लोग खपाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि आपने पेड का तो कभी तसव्वुर भी नहीं आया हमारे जहन में कि आप उस तरीके से कुछ पढ़ा रहे हैं। आपने बहुत अपनाइयत देकर और जो जितना आपसे हो सका आपने माशाल्लाह अंत तक कोशिश की है, वो तो हम सब जानते जज़ाकल्लाह, हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ख़ावर साहब का माइक ऑफ है। जी सर, बिल्कुल, बल्कि आपने तो एक्स्ट्रा टाइम दिया है और हर यही एक मैंने को सबसे बुरा काम काफ़ी किया सोचा। है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि रिव्यूज़ देने में ना सब और तो पता नहीं क्या कुछ करें ना करें, ये ज़रूर कहें कि फ़खर साहब ने ना हमारा टाइम बड़ा बर्बाद किया। नहीं सर, नहीं, नहीं सर, बिल्कुल बर्बाद भी नहीं। नहीं किया आपने, जो है ना आगे का रास्ता खोल दिया है, वो इंशाल्लाह आपने ऑफर भी की हुई है। इंशाल्लाह आपसे जो है ना वो हम राब्ते में रहेंगे सब लोग। जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर जिस तरह जिसको मुश्किल पेश आएगी, तो बस आपने वो दरवाजा गलती से मैं खुला छोड़ दिया है या जैसे खुलूस से, तो हम उसको बिल्कुल अवेल करेंगे, उस मौके को बल्कि छोड़ेंगे नहीं उसको। मैं तो बल्कि आप सबसे मैं गुज़ारिश करना चाहूँगा, आप सबसे मैं गुज़ारिश कर रहा हूँ, आप सबसे मैं मुख़ातिब हूँ कि मैं इतना अरसा जो है मैं बेसिकली मैंने अपना तारुफ शायद आप सबको करवाया था, शायद किसी को याद रहा हो या ना रहा हो। मैं बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियर रहा हूँ, मैंने 18 साल मैंने मुख्तलिफ पावर हाउसेज़ में, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में मैं टेक्सटाइल सेक्टर में मैनेजर रहा हूँ, मिल मैनेजर रहा हूँ मैं वीविंग मैनेजर रहा हूँ, मैं कपड़े की मिलों में मैं रहा हूँ। मैंने ख़ावर साहब मैंने आपके कराची में गारमेंट्स फैक्ट्रियों को रन किया है। मुख माशाल्लाह। मैंने एज़ ए मैनेजर मैंने बहुत सारे काम किए हैं और एक्सपर्टीज़ मेरी जो थी टेक्निकल उसमें मैं पावर जनरेशन में मेरी एक्सपर्टीज़ है। मैंने मित्सुबिशी, कैटरपिलर, डाइहाट्सो, क्यूमन्स में मैंने बहुत काम किया है पावर जनरेशन में। 2004 में मैं सब कुछ छोड़ के जिसको कहते हैं ना कि किक मार के मैं आ गया सब कुछ। तो फिर मैंने दोबारा उस तरफ रुख नहीं किया कभी उस तरफ। तो फिर मैं लकीली मुझे अपना सुधार करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें जॉइन की तो फिर अल्लाह पाक ने आगे से असबाब बना दिए ऐसे कि मैं ऐसे ही हादसाती तौर पर सदाकार बन गया वरना मेरा कोई दूर परे का मुझे तो मैं सुधार पैदा करना चाहता था, मुझे बोलना ही नहीं आता था किसी से। आप यकीन करें कि मुझे किसी से बोलना नहीं आता था। मुझे अगर मैं बोलता था तो सिवाय बदतमीज़ी के मुझे बोलना नहीं आता था। मतलब मैं जिससे बात करता था तो वो ये समझता था कि यार ये बात कैसे कर रहे हैं? तो मेरा तो मसला ही यही था कि मैं जब इंडस्ट्री छोड़ के आया, तो मुझे यूँ लगता था कि मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ, वो अगला बंदा ये समझता था कि ये पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, कैसे बोल रहा है। हालाँकि मैं नॉर्मल बोल रहा होता था। आपको अंदाज़ा है कि मर्दों में रह के और ख़ास तौर पर ऐसे प्रोजेक्ट्स में जहाँ पर मर्द ही मर्द हों और डेज़र्ट्स में मैंने ज़्यादा अरसा गुज़ारा है। शिप्स में मैंने बहुत अरसा गुज़ारा है, तो मैं ऐसे ही जगहों पर रहा हूँ कि जहाँ पर इंसानियत नाम की चीज़ कम ही पाई जाती है। तो अंदाज़ ही वैसा हो गया था, तो मैं उस अंदाज़ को बदलने के लिए इस फ़ील्ड में आना चाह रहा था, रेडियो की नहीं, मार्केटिंग की फ़ील्ड में। तो फिर अल्लाह पाक ने असबाब बनाए कि मार्केटिंग करने की वजह से मुझे ये रेडियो का भी हो गया और रेडियो करने से मुझे अल्लाह पाक ने बोलने का ये हुनर भी आ गया और मैं बगैर किसी उसके ट्रेनिंग के, बगैर किसी एकदम से मैं बोलना शुरू हो गया रेडियो पर। तो फिर जब मैं बोलना शुरू हुआ तो फिर मुझे अपने ऊपर ज़िम्मेदारी महसूस हुई कि अब मुझे बोलना है और अब मुझ पर लागू हो गया कि मैंने लोगों को कुछ अच्छा ही बोलना है और लोगों को कुछ ऐसी मालूमात देनी है, जिसको सुनकर इख़लाक़ियात के दायरे को भी नहीं छोड़ना और मैंने कुछ भी ऐसा नहीं करना कि लोग बेज़ार हो जाएँ। तो उस मेहनत में मुझे बड़ा टाइम गुज़ारना पड़ा। तो अल्लाह पाक ने ये मौका दिया कि मैं एज़ स्टेशन हेड मैं कोई अब तक 4 एफ़एम रेडियोज़ को एज़ ए स्टेशन डायरेक्टर के मैं चला चुका।
और अल्हम्दुलिल्लाह 2 रेडियोज़ ऐसे हैं जिसमें पहली आवाज़ भी मेरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने पढ़ी लाइव, वो भी मैंने पढ़ी। उसके बाद मैंने अब तक सैकड़ों हज़ारों टीवी कमर्शियल्स किए, डॉक्यूमेंट्रीज़ की और अभी तक कर रहा हूँ। यूके के लिए मैं बहुत काम किया, मैंने यूके की एनजीओ सेक्टर में मैंने बहुत काम किया है। ये सारा बताने का मकसद ये था कि ये सफ़र कोई ऐसे नहीं हो गया, बड़ा टाइम गुज़रा। तो मैं जब जो बातें कर रहा होता हूँ, उसके पीछे एक अच्छा खासा अरसा है। उस अरसे को मैं तो इतना ही आराम से बयान कर रहा होता हूँ कि जैसे को मसला ही नहीं है, लेकिन वो मेरी उसमें बड़े टाइम लगा हुआ है, इसलिए मैं तो फ्लो में कह जाता हूँ। आप चूँकि अभी एक प्रोसेस शुरू कर रहे थे आवाज़ का, तो आपके लिए चीज़ें इतनी लाइट नहीं थी जितना लाइट मैं बोलता था कि ऐसे कर लें, वैसे कर लें। लेकिन एक चीज़ जो थी वो बड़ी आसान थी, वो ये हुआ कि आपको आपकी अपनी आवाज़ से शनासाई होनी चाहिए कि आपकी आवाज़ है क्या है, और अल्लाह पाक ने जो आपकी आवाज़ में एक शान रखी है कि आप किसी से मुखातिब होते हैं, तो आपकी आवाज़ से ही लोग पहचान जाते हैं कि कौन है। फ़ोन पर। तो अल्लाह पाक ने आपको जो आपकी आवाज़ दी है, उस आवाज़ का इस्तेमाल आपने खूबसूरत अंदाज़ से करना है, और खूबसूरत अंदाज़ बिल्कुल ऐसे है कि जैसे हमारे अ, माशाअल्लाह हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब हैं, ये काफ़ और काफ़ कैंची वाला, नुक्तों वाला और दूसरे काफ़ का फ़र्क बयान कर रहे थे बोलते हुए, वो हमें फ़ील हो रहा था, और वो सिर्फ़ इस सबब है कि कुरान पाक जो लोग पढ़ते हैं, जो हिफ़्ज़ किया हुआ जिन्होंने या जो क़िरत करते हैं, उनकी यही खूबसूरती है। मैं जामिया बनोरिया में जाऊँ, मैं अकोड़ा खटक में गया, मैं हर जगह पे जहाँ पर माशाअल्लाह मैं हाफ़िज़ साहब मैं उस्मानी साहब से भी मैं लास्ट टाइम उनकी वफ़ात से पहले मैं उनके पास मौजूद था। हम फ्लड अफ़ेक्टेड एरियाज़ में काम कर रहे थे, तो हमारा वहाँ पे भी जाना था। मैं मौलाना जितने भी हमारे मौलाना हैं, चाहे मुतनाज़ा हैं, चाहे जो भी हैं, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इमाम काबा के साथ भी काम किया, मुझे मौका मिला। मैंने उनकी स मैं मुझे ये भी फ़ख्र हासिल है कि मैंने उनकी सिक्योरिटी की है, तो पाकिस्तान में आते हुए। मैं उनके साथ-साथ अटैच भी रहा। मुझे उन 7 साला तकरीबात थी, 7 साला तकरीबात थी जो जी। जिसके वहाँ पर ये आए हुए थे इमाम काबा साहब, और बहुत सारी दुनिया भर से लोग आए हुए थे, तो बड़े-बड़े जय्यद किस्म के उलमा कराम भी थे। तो मुझे इन उलमा कराम में रहने का बड़ा मौका मिला, और मैं यकीन जाने कि मैं खुश होता था जब उलमा कराम निजी महफ़िल में या आपस में जब मुख़ातिब होते हैं, तो उनका बोलना बिल्कुल ऐसे लगता था मुझे जैसे ये सदाकार हैं। तो उसकी वजह ये होती थी, क्योंकि मैं तो रेडियो से था, और मुझे अ, मैं कभी जिनके पास मौजूद होता था, उनको तो नहीं पता होता था कि मैं रेडियो से हूँ। किसी को मैं कभी कभी मैं मीडिया कवरेज के लिए गया हूँ, मैं कभी किसी एनजीओ के सेक्टर से गया हुआ हूँ, तो मतलब मेरी शनाख्त तो लोगों को उस वक़्त में वही होती थी जिस तरह से मैं जाता था। तो मुझे उसमें ये फ़ायदा मिलता था कि मैं सबको सुनता था, तो मुझे लगता था कि बस सिर्फ़ माइक इनके सामने रेडियो वाला आ जाए, तो ये सारे एंकर हैं और ये सारे ही सदाकार हैं, और इनको प्रोग्राम दे दें तो बस ये छा जाएँगे। तो उसकी वजह ये थी कि इतना खूबसूरत बोलते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने इनको ऐसा मलका दिया इस पर बोलने का कि इनको हर चीज़ के मखारिज का पता है कि किस लफ्ज़ को कहाँ से अदा करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ही इस सदाकार के कोर्स में भी मैंने सिखानी थी, लेकिन मैं नहीं सिखा सका। उसकी वजह ये थी कि आपको आपकी आवाज़ निकालने में मुझे 25-30 दिन लग गए, आपकी अपनी आवाज़ निकालते हुए, वरना सब ना पढ़ते हुए अपनी टोन चेंज कर लेते थे। मुझसे बात करते हुए उनकी अपनी आवाज़ होती थी, और जैसे ही मैं कुछ पढ़ने के लिए देता था, तो उनकी आवाज़ चेंज हो जाती थी। तो आज माशाअल्लाह से अभी तक जितने सबने जो पढ़ा है, सिवाय ख़ावर रियाज़ साहब के, सबने जो अब तक जो पढ़ा है, अपनी आवाज़ में पढ़ा है। तो अब आपकी अपनी आवाज़ मौजूद है, आपने अपनी आवाज़ को अच्छी तरतीब देके कुछ भी मौजूद आपके सामने होगा। आपको आज भी मेरी एक एक जगह डिबेट हो रही थी। मैंने उनको कहा, मैथ कॉम के स्टूडेंट्स थे मेरे सामने, तो मैंने उनको ये कहा कि आपको ये जो हमारा कम्युनिटी एफएम रेडियो जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में लगे होते हैं, तो वहाँ पे मैं उनसे ये मुखातिब था कि आप ये बताएँ कि आपको
आज तक ये पता है कि डॉक्यूमेंट्री के लिए वॉइस कैसी होती है? कमर्शियल के लिए वॉइस कैसी होती है? और स्टोरी टेलिंग के लिए वॉइस कैसी होनी चाहिए? तो सभी ने कहा कि नहीं, हमें नहीं पता। तो मैंने उनको आज इन्फॉर्म किया, बताया, सदमा भी दिया, सारा कुछ किया। तो मैंने जो मेरा अंदाज़ है आप सबसे वही वाला अंदाज़ वहाँ पे भी था। तो मैंने कहा ये किसी के बाप की मिरास नहीं है कि डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ ऐसी होनी चाहिए, फलाँ में ऐसी होनी चाहिए। जैसी आपको अच्छी लगती है आपकी आवाज़ वैसी ही होनी चाहिए, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि डॉक्यूमेंट्री में वॉइस ऐसी होगी तो डॉक्यूमेंट्री चलेगी, अदरवाइज़ नहीं चलेगी। ये किसने कह दिया? कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि डॉक्यूमेंट्री में ऐसी वॉइस होगी तो चलेगी। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि ऐसी वॉइस हमें अच्छी लग रही है। आपका अच्छा लगना और सबसे बड़ा जो आपके अंदर मौजूद है, वो आपको खुद ही इन्फॉर्म करता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। क्योंकि आपकी जो सिलेक्शन और आपकी जो कलेक्शन है, वो आपकी शख्सियत को उजागर करती है, तो आपको कभी भी कोई बुरी चीज़ अच्छी नहीं लगती। क्योंकि हम बुरी चीज़ों को अपने साथ जोड़ के नहीं रखते। हमेशा अपने पास वही सिलेक्शन और कलेक्शन रखते हैं जो अच्छी होती है। तो जो जिसका जो मिज़ाज है उसके मुताबिक वो फ़ैसला करता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और हम वाहिद एक नेकी का काम और ईमानदारी का काम करते हैं कि हमें ये फ़ैसला करने में हम बिल्कुल किसी की तरफ़दारी नहीं करते कि जो हमें अच्छा लगता है हम उसको अच्छा समझते हैं और जो हमें बुरा लगता है हम उसको कहते नहीं हैं, लेकिन हम अच्छा उसे जानते नहीं हैं। ऐसा ही है ना जी? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो जी ये सर, हम बिल्कुल। जो हमें जी अच्छा सर, लगता है बिल्कुल। जो हमें अच्छा लगता है तो उसको हम अच्छा समझते हैं। तो इसका मतलब है जो अच्छा नहीं है उसको हम अपने साथ अटैच तो रखते हैं, मतलब किसी भी मामले में, लेकिन अच्छा जो है उसकी हम तारीफ भी करते हैं, हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और बुरे को शायद हम नहीं कहते कि ये बहुत बुरा है, पर चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी आवाज, अपनी रिकॉर्डिंग सुन के अगर आप खुद फैसला करेंगे कि ये अच्छा है तो इसका मतलब है ठीक है, और अगर आप खुद कहें कि नहीं यार मजा नहीं आया तो इसका मतलब है दुनिया को भी वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, जब आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप ही जैसे सब लोग हैं ना, आपसे कम होंगे या आपसे ज़्यादा होंगे, तो वो जब आपको अच्छा नहीं लग रहा तो इसका मतलब है किसी को अच्छा नहीं लग रहा। आपको अच्छा लग रहा है तो भले दुनिया को अच्छा ना लगे, हमें इससे कोई परवाह नहीं है। क्योंकि हमने को दुनिया का स्टैंडर्ड्स हम नहीं, दुनिया के स्टैंडर्ड्स को हम नहीं उसके मुताबिक अपने आप को नहीं ढाल सकते हम। किसी को मिर्चें तेज़ अच्छी लगती हैं, किसी को हल्की लगती हैं, तो हम लोगों के मुताबिक अपने आप को नहीं ढाल सकते, लेकिन हम अपना एक स्टैंडर्ड बना सकते हैं जो हमें अच्छा लगता है। तो बस ये है। अब आपने अपनी आवाज़ को अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सेट करना है। आपने किसी को कॉपी नहीं करना, आपने कभी भी ज़िया मोहिउद्दीन बनने की कोशिश नहीं करनी, आपने कभी शाइस्ता लोधी बनने की कोशिश नहीं करनी, आपने कभी साहिर लोधी बनने की कोशिश नहीं करनी। मैं ये नाम इसलिए दे रहा हूँ कि ये मिसालें हैं, कि कोई शाहरुख खान बनने की कोशिश करता है, कोई कुछ बनने की, मतलब ये नहीं करना आपने। आप जो हैं, आपने डिसेंट वे से जो आपकी आवाज़ है उसको डिसेंट वे से, सुलझे हुए अंदाज़ से उसको आपने अदा करना है। ये आपकी कामयाबी है। अल्लाह पाक ने जो आपको आवाज़ दी है, उसका हक भी यही है कि आप इसी तरह से अदा कर सकते हैं कि अल्लाह पाक ने जो आपको आवाज़ दी है, जो गुफ्तार, जो गला, जो आपकी बेस, जो टोन, जो भी मौजूद है आपको, आप उसको अच्छे चुनाव के साथ, अच्छी तरतीब के साथ पढ़ेंगे तो आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। और उतार-चढ़ाव आज आपको मैं बता दूँ कि उतार-चढ़ाव क्या होता है, जिसको आप कहते थे कि ज़ीरो बम, ये वो बम है जो आप एक सदाकार किसी भी जगह फाड़ कर लोगों को घायल कर सकता है। ये ज़ीरो बम वो वाला बम है कि आप अपनी आवाज़ से एक इंतहाई गैर अहम बात को अहम बना सकते हैं और आप अपनी आवाज़ से इंतहाई अहम बात को गैर अहम कर सकते हैं। ये आप में सलाहियत मौजूद है। तो अब हम बात करते हैं ज़ेरो बम की। ज़ेरो बम क्या है? हज़रत यूसुफ को बादशाही का ख्वाब दिखाया। बाप को भी पता चल गया एक मौजूदा नबी है, तो दूसरा मुस्तकबिल का नबी है। मगर दोनों को हवा नहीं लगने दी कि ये कैसे होगा। ख्वाब खुशी का था, मगर चक्का गम का चला दिया। यूसुफ 2 किलोमीटर दूर कुएं में पड़ा है, खुशबू नहीं आने दी। अगर खुशबू आ गई तो बाप रह नहीं सकेगा, जाकर निकलवा लेगा। जबकि बादशाही के लिए सफर उसी कुएं से लिखा गया था। समझा दूंगा तो भी इखलाकी तौर पर
ये बहुत बुरा लगता है कि एक बाप अपने बेटे को बादशाह बनाने के लिए उसे कुएं में डालकर दरख्त के पीछे से झांक-झांक के देख रहा है कि काफिले वालों ने उठाया या नहीं। लिहाजा सारा इंतज़ाम अपने हाथ में रखा। अगर यूसुफ के भाइयों को पता होता कि उस कुएं में गिरना बादशाह बनना है और वो यूसुफ की मुखालफत करके असल में उसे बादशाह बनाने में अल्लाह की तरफ से इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो एक दूसरे की मिन्नतें करते कि मुझे धक्का दे दो। यूसुफ अजीज के घर गए तो नेमतों भरे माहौल से उठाकर जेल में डाल दिया कि इन्ना माल उसरी उसरा। जेल के साथियों की ताबीर बताई तो बच जाने वाले से कहा कि मेरे केस का जिक्र करना बादशाह के दरबार में। मगर मुनासिब वक्त तक यूसुफ को जेल में रखने की स्कीम के तहत शैतान ने उसे भुला दिया। यूं शैतान भी अल्लाह की स्कीम को ना समझ सका और बतौर टूल इस्तेमाल हो गया। अब ये मेरी आप बात सुन रहे हैं? ये जो मेरा अंदाज था बोलने का, ये एक अंदाज था, ठीक है? इस अंदाज को भी आपने सुना। अब मैं एक अंदाज आपसे ये वाला बयान कर रहा हूं। पिछले 100 बरस से हमें बड़ी फिक्र ये चली आती थी कि हमने सदियों के फिक्र अमल से जो सच्चाइयां दरियाफ्त की हैं और जो अब हमारी जिंदगी है, उन सच्चाइयों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। इस किस्म की फिक्र के मानी ये है कि लोग अपनी निजी ज़रूरतों के साथ बल्कि उनसे बढ़कर किसी इज्तिमाई ज़रूरत में भी यकीन रखते हैं। इस यकीन की बदौलत वो अपनी ज़ात से बुलंद होकर किसी इज्तिमाई मकसद से हम आहंग होने की सलाहियत रखते हैं। इस सलाहियत को ईमान कहा जाता है। और टीएस एलीट का ये कहना है कि जो कौम ईमान से महरूम है, वो अच्छी नस्ल पैदा नहीं कर सकती। मगर इसमें नस्ल की क्या तख़सीस है? एक बेईमान कौम अच्छी नस्ल नहीं पैदा कर सकती तो अच्छी शायरी क्या पैदा करेगी? वैसे इस बयान का ये मतलब नहीं है कि ऐसे मुआशरे में अच्छे नस्ल निगार या शायर सिरे से पैदा ही नहीं होते। होते तो हैं, मगर वो एक मौसर अदबी रुझान नहीं बन सकते और अदब एक मुआशरती ताकत नहीं बन पाता। ये सर एक दूसरा स्टाइल था बोलने का। अब तीसरा स्टाइल क्या है? हमारी फूफी जान को तो बुढ़ापे ने ऐसा आ लिया जैसे किस्मत के मारों को बैठे बिठाए मर्जाद पोछता है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि बाज लोग अचानक कैसे बूढ़े हो जाते हैं। आंधी धांधी जवानी आती है, बुढ़ापा तो धीरे धीरे संभल कर आया करता है। लेकिन फूफी जान बूढ़ी नहीं हुई, बुढ़ापे ने उन्हें आनन फानन आन दबोचा। जवानी जवानी से बुढ़ापा। हम जिस वक्त वहां से चले हैं तो उस वक्त वो अच्छी खासी थी। गोरी चिट्टी, काले काले चमकीले घने बाल, गुठा हुआ दोहरा बदन, भरी भरी कलाइयों में शीशे की चूड़ियां, पेंडलियों में तंग पजामे का ये हाल कि अब मस्का। लिबास उन्होंने हमेशा उजला पहना, वसली की जूतियां भी ज्यादा पुरानी नहीं हो पाती थी कि बदल देती थी। हाँ, ये जरूर है कि नई जूती की एड़ी दूसरे तीसरे दिन ही पटक जाती थी। बेतहाशा पान खाती थी और बेतहाशा बातें करती थी। मोहल्ले के लड़ने वालियों की सफ़े अव्वल में उनका शुमार होता था। लड़ने में तो बस उधार खाए बैठी थी और उधार उन्हें खूब मिलता था। जरा सी बात हुई और बिखर पड़ी। तबीयत में रंगीनी थी, लेकिन न ऐसी के उछाल छक्का कहलाएं। बस यही था कि खुलकर बात करती थी और बेसाख्ता हंसती थी। हाँ, मैं एक बात और बताता चलूं, फूफी जान मेरी सगी फूफी नहीं है। अपनी वालदा का फिक्रा अगर मुझे गलत याद नहीं है तो मेरे मरहूम वालिद के चचाजाद या खालाजाद या शायद फूफीजाद भाई की बेटी हैं। ठीक है जी, ये एक और अंदाज था। जी, अब बहुत आला सर, बहुत आला। अब एक और अंदाज आपको मैं बयान कर रहा हूं। जी। मरियम ने 1 घंटे में 10 किलोमीटर फासला तय किया। हारिस ने 1.5 घंटे में यही फासला तय किया। दोनों में से कौन तेज रफ्तार और सेहतमंद हुआ? यकीनन हमारा जवाब होगा मरियम। मैं रिपीट कर रहा हूं जी। मरियम ने 1 घंटे में 10 किलोमीटर फासला तय किया। हारिस ने 1.5 घंटे में यही फासला तय किया। दोनों में से कौन तेज रफ्तार और सेहतमंद हुआ? यकीनन हमारा जवाब होगा मरियम। और अगर हम कहें कि मरियम ने फासला एक तैयार ट्रैक पर तय किया जबकि हारिस ने रेतीले रास्ते पर, मतलब रेत वाली जगह थी,
हमवार जगह नहीं थी। हारिस ने रेतले रास्ते पर चलकर तय किया, तब हमारा जवाब होगा हारिस। लेकिन हमें मालूम हुआ कि मरियम की उम्र 50 साल है, जबकि हारिस की उम्र 25 साल। तब हम दोबारा कहेंगे कि मरियम। मगर हमें यह भी मालूम हुआ कि हारिस का वजन 140 किलो है, जबकि मरियम का वजन 65 किलो। तब हम क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे कि हारिस। जूं जूं हम हारिस और मरियम से मुतल्लिक ज्यादा जान लेंगे उनमें से कौन बेहतर है, तो उनसे मुतल्लिक हमारी राय और फैसला भी बदल जाएगी। ये बहुत सती चीजें हैं और बहुत जल्दी में राय कायम करते हैं, जिससे हम खुद और दूसरों के साथ इंसाफ नहीं कर पाते। मतलब हम बहुत सती चीजों और बहुत जल्दी में राय कायम कर लेते हैं, बहुत जल्द। जैसे हमने पूछा कि मरियम ने 1 घंटे में 10 किलोमीटर सफर फासला तय किया और हारिस ने 1.5 घंटे में। बताएं, दोनों में से तेज रफ्तार और दोनों में से कौन तेज रफ्तार और सेहतमंद हुआ? तो तेज रफ्तार तो यकीनन मरियम थी, सेहतमंद तो नहीं थी। लेकिन हमने दोनों चीजें तय कर दी। ये मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं। अच्छा, जूं जूं हम मरियम और हारिस से मुतालिक ज्यादा जान लेंगे उनमें से कौन बेहतर है, तो उनसे मुतालिक हमारी राय और फैसला भी बदल जाएगा। हम बहुत सारी चीजें और बहुत जल्दी में राय कायम करते हैं, जिससे हम खुद और दूसरों के साथ इंसाफ नहीं कर पाते। इसी तरह खुद को दूसरों के साथ तकाबुल करते हुए हम में से बहुत सारे मायूस हो जाते हैं। हालांकि हर एक का माहौल मुख्तलिफ होता है, मौके मुख्तलिफ होते हैं, जिंदगी मुख्तलिफ होती है, वसाइल मुख्तलिफ होते हैं, मसाइल मुख्तलिफ होते हैं। आप अपने किसी हम उम्र से किसी काम में पीछे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि वो कामयाब और आप नाकाम हैं। वो अफजल और आप कमतर हैं। मुमकिन है आपको मुयस्सर मौके और दरपेश हालात को देखा जाए तो आप उनसे बेहतर हैं, बल्कि बहुत बेहतर हो। जिंदगी की दौड़ में खुद को कभी कमतर न समझें। एहसास कमतरी शिकस्त की पहली सीढ़ी है। जी, ये एक अंदाज था जी। खूबसूरत सर, बहुत खूब। अब ये सर, मैंने लफ्ज जी, शिकस्त है या शिकिस्त है? आप इसको शिकस्त ही पढ़ें। शिकिस्त पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे कि आजम साहब ने चवल ही मारी है। समझ तो गया हूँ सर। ठीक है जी। साइलेंट समझ गया। हाँ जी। जी सर। तो आपने शिकस्त ही पढ़ना है। हम आज तक किसी को ये नहीं समझा सके कि तमगा होता है कि तगमा होता है। जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। जी, तगमा फारिया या तमगा। फारिया बीबी, क्या होता है? सर तमगा। तमगा होता है। अच्छा जी। सर होता है तमगा या फरंगी आसफिया के मुताबिक। अब आफ्ताब साहब अगर कुछ कह दें तो अलग चीज होती है। नहीं, आफ्ताब साहब से भी पहले की बात है कि हमारे एक बहुत ही सीनियर उस्ताद, उन्होंने कहा कि तगमा होता है। तो हमने कहा उस्ताद जी बस रहने दें, आप तगमा कहते हैं तो इसका मतलब तमगा तमगा तगमा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा होता तगमा है, लेकिन हम इसको तमगा ही कहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। इसी तरह से बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं कि आज तक हम ये नहीं वाजे कर पाए लोगों को। आप तो चूंकि असातिज़ा कराम है, आपको तो सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट चूंकि इंजीनियरिंग है, मैं उससे रिलेटेड बहुत अच्छी गुफ्तगू कर सकता हूँ। अदब के हवाले से शायद मैं चूंकि अदब से बहुत दूर हूँ, बेअदब भी मशहूर हूँ। तो समुद्र और समंदर, ये ये बड़ी कन्फ्यूजन पैदा करता है लोगों को। समुद्र, समुंदर, समंदर, ये 3-4 मुख्तलिफ अदायगी हैं। इसी तरह से जैसे सहर और सहर में फ़र्क बहुत सारे लोगों को नहीं पता। उसकी वजह यह है कि हमेशा, मैं अपनी बात करूँ, हम लोग कहते थे कि सुबह सहरी के टाइम उठना है, तो मैं सहर को ये जो जादू वाला उसको मैं सहर सुबह वाला गिनता था कि सहर, सहरी से सहर निकला है और सहर जो है वो जादू वो होगा। तो ये वाले फ़र्क आम लोगों में इतने ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन एक अदबी शख्सियत से और एक असातिज़ा कराम से इस किस्म की गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं है और ना उनको इजाज़त है। तो अब आपने कोई अल्फ़ाज़ सीखने हो, चूँकि मैं उर्दू का वो नहीं हूँ, महारत नहीं है मेरी उर्दू की, ना ही मेरी उसमें कोई डिग्री है,
ना मैंने इकबालियात को, ना मैंने जमालियात को पढ़ा है ज़्यादा। तो अ, आप रेख्ता को देख लिया कीजिए, उसमें से आपको लुग़त मिल जाती है, उसमें से मदद ले लिया करें तो बहुत। मैं खुद भी अगर मुझे कुछ पढ़ना होता है मुश्किल, नहीं समझ आ रहा था तो मैं वहीं से मदद लेता हूँ। तो आज मैंने बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप बोल लिया, आप भी कुछ बोलिए हुज़ूर। जी, ख़ावर साहब। जी सर, वो तमगा, और उससे मुझे याद आया कि तमगा होता है और नगमा होती है। तो वो नगमा को तो नहीं मिक्स कर देते हो जो तगमा कहते हैं? नहीं, नगमा तो और बात हो गई ना। तमगा, तमगा ये जो तमगाए जुर्रत और तमगाए इम्तियाज़ और तमगाए फलाँ, ये वो वाला जी जी तमगा बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं। जी। तो इसको हमारे एक उस्ताद ने जी। हमें बताया कि ये तगमा होता है। तो बड़ा उस पे हम बहस करते रहे कि उस्ताद जी चूँकि पंजाबी थे, तो मैंने कहा जी ये इन्होंने अपनी उसी में उसको तगमा कहते हैं, तो ये इन्होंने भी लागू कर दिया। उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने तो कभी भी तगमा नहीं कहा। रेडियो पर मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, तो मेरे एक सीनियर मेरे वो हैं, तो मैंने उनको कहा कि सर ये मुझे ज़रा इसमें मदद फ़रमाएँ कि ये लफ्ज़ कहते यार मुझे खुद नहीं पता। तो मैंने कहा चलें सर फिर आइए मिल के पता करते हैं। तो फिर मैंने मिल के पता किया तो मुझे जिनसे मैंने पता किया, 1 सेकंड जी होल्ड कीजिएगा। तो जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि उन्होंने उन्होंने मुझे कहा कि यार ये तगमा ठीक लफ़्ज़ है, लेकिन उर्फ़ आम में जिसको तमगा ही पढ़ें इसको। तो अभी मैं आपके फारिया बीबी आपके ज़िम्मे लगाऊँगा कि आप लुग़त में से इसको देखिएगा। लुग़त भी तो कई किस्म की है। तो सर अ, मैंने पढ़ा है ये मैंने सुना था कि तगमा लफ्ज़ होता है, तो फिर मैंने थोड़ा पढ़ा भी, तो वाक़ई ऐसा लफ्ज़ तगमा ही है। लेकिन आम बोलचाल में चूँकि राइज हो चुका है तमगा, जी, और वैसे भी कहा ये जाता है कि जो अहले ज़बान है, जी, उनका कहा हुआ फिर मुस्तनिद माना जाता है। जी। तो अहले ज़बान तमगा ही इस्तेमाल करते हैं। जी, बिल्कुल ऐसे। तो उर्फ़ आम में इसको ऐसे कहा जाएगा। तो सर ठीक मैं हो ये गया। कह सकती हूँ कि मुस्तनिद है मेरा फरमाया हुआ? जी? तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि मुस्तनिद है मेरा फरमाया हुआ? जी, आपका फ़रमाया हुआ मुस्तनिद है। सर मज़ाक कर रही हूँ। नहीं, आपसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। उसकी वजह ये है कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हम पंजाबी और सराइकी होके उर्दू बोल रहे हैं, तो हमारे लिए बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एक जाहिल आइल्ट्स कर ले। बहुत शानदार उर्दू बोल रहे हैं सब के सब। बड़ा हैरत होती है। तो ये हमारी इसी में शाबाश है कि हम 5, 6, 4 बैंड लेके आइल्ट्स कर लें, तो फिर भी हमारी बल्ले-बल्ले है कि हमारी ये ज़ुबान नहीं है। हम कोशिश करके इसको बोल लेते हैं, ना ही हमारी इसमें कोई एक्सपर्टीज़, ना मेरा सब्जेक्ट रहा ये, ना मेरी इसकी क्वालिफ़िकेशन है इसकी कि मैंने को उर्दू को पढ़ा हो, लेकिन ये कोशिश करते हैं सभी लोग बोलने की, तो सभी की सर कोशिश जो बहुत अच्छी बोल रहे हैं। मैं हैरान होती हूँ कि मुख्तलिफ इनकी अपनी इलाकाई ज़बानें हैं, लेकिन इतनी खूबसूरती से उर्दू में बात करते हैं। उर्दू के बहुत मुश्किल अल्फ़ाज़ अपनी ज़बान गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसे तो है। अच्छा लगता है सुनकर। ये वाक़ई ऐसा ही है, बड़ा मुश्किल काम होता है उर्दू बोलना, और जो लोग कोशिश करते हैं, मैं तो उनको दाद देता हूँ, और सबसे ज़्यादा दाद मैं देता हूँ पंजाबियों को। पंजाबी लोग जब उर्दू बोलते हैं, तो यकीन करें उनको 2-3 दिन ना उनके मसल भी जो है ना जवाब छोड़ जाते हैं। सर मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। ऐसे ही है। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜਵਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ कड़ाल कड़ाल ਕੜਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
तो ये इसी तरह से है। खैर आप सबकी बड़ी मेहनत है और इस सारे सब्जेक्ट में आपने बड़ी किन तंजीला महादी मौजूद हैं, आप भी कुछ इरशाद फरमाइए। जी, माइक ऑन करके कोई भी बोलना चाहे, कोई बात करना चाहे तो कर ले और उसके बाद फिर हम कम टू द पॉइंट हम उस तरफ आ जाएँगे इंशाल्लाह। आपके पास 1 मिनट है, कोई बात करना चाह रहा है तो बात कर ले। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जी, फरमाइए। पहले मौका नहीं मिल सका। असल में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सही मायनों में उस्ताद हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे उस्ताद से मिलवाया हमें, और ये पूरी आपकी महीना बहुत बहुत कुछ हमने सीखा। अच्छे उस्ताद की असल में मेरी नज़र में जो तारीफ़ है वो ये है कि वो जब उनसे हम कुछ जानना चाहें, कुछ सीखना चाहें, वो आमादा हों सिखाने पर। सिर्फ़ ये नहीं कि जो टाइम है आप उसी वक़्त ही पूछ सकते हैं और उसके बाद तू कौन मैं कौन वाली सिचुएशन नहीं होती। आपके पास जब भी हमने कुछ पूछा, आपने उसी वक़्त राय दी, उसी वक़्त हमें समझा दिया और बता दिया कि कहाँ पर गलती है। और अगर मैं अपनी बात करूँ, ये मुझे शुरू से इल्म है कि मैं बहुत तेज़-तेज़ बोलती हूँ, ये मेरा फ़ॉल्ट है, लेकिन मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाई। हुँ। लेकिन आपके समझाने से मैं काफ़ी हद तक पर कंट्रोल कर चुकी हूँ अल्लाह ताला के फज़ल-ओ करम से। और ये एक आपको सारा आपको ये क्रेडिट बात आपको जाता है सर, आपको ये कि बात समझ आपने उस बड़ी वक़्त मेहनत आई की, बड़ी तवज्जो से आपको इस ये काम बात को उस दूर वक़्त समझ करवाया। आई, जब मैंने आपको समझाने के लिए मैंने जज़्बात का इस्तेमाल करते हुए और हमने अपना मज़हबी टूल इस्तेमाल किया कि जब मैंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आपको उस वक़्त जो थी ना आपने बात पल्ले बाँध दी कि जी ओहो! सर, कॉल कट गई थी। तो उस वक़्त में सबको ही ये बात मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है आपकी आवाज़। तो आपको याद है जब मैंने ये बात कही थी? सबको याद होना चाहिए। मैंने ये कहा था कि जी नबी सर, पाक मुझे याद है सल्लल्लाहु सर। अलैहि वाली वसल्लम का जो अंदाज़ था वो ऐसा था हुँ, कि हमने ये पढ़ा है कि लोग कहते थे कि गिनना चाहें तो लफ्ज़ गिन सकते थे। इतना बिल्कुल सर। ठहर-ठहर के और इतना सॉफ्ट इतने इस बोलते हैं कि हमारे लिए तो नमूना है उनकी पूरी ज़िंदगी। तो उस दिन मैं बात कर रहा था तो उस वक़्त मैंने फ़ील किया था कि फ़ारिया बीबी ने ये बात पिक कर ली थी कि हाँ, ये तो बहुत बिल्कुल, ज़रूरी हो मुझे गया। बहुत असर हुआ था इस बात का। हालाँकि ये बात मैंने पहले भी पढ़ी थी, ये हाँ। वाक़या, लेकिन जब मैंने आपसे दोबारा सुना तो मुझ पर वाक़ई ऐसा असर हुआ कि नहीं अब तो बदलना है। अब तो कर अब लेकिन यही चीज़ें जी, हैं कि मैंने आज आज मुझे यूँ लग रहा है कि हमारी आखिरी क्लास है, हालाँकि आखिरी कल होगी मेरा ख़्याल है। तो ये यूँ ही समझ लें आज मैं आपको क्या पढ़ाऊँ, जितना आपने पढ़ लिया काफ़ी है, तो आज सिर्फ़ गपशप ही लगती रही है ज़्यादातर तो। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि मैंने अपने तमाम क्लासेस में मैंने हमेशा शायद हर दूसरे दिन मैंने ये बात की थी कि अभी मैं बहुत सी ऐसी गैर ज़रूरी बातें कर रहा हूँ जो आपको आखिरी दिन में लगेंगी कि ये बहुत ज़रूरी थी। जी, बिल्कुल। तो यही मेरा लेक्चर था कि मैं गैर जी, ज़रूरी जी बातें सर। करके आपको समझाने की कोशिश करता रहा, गैर ज़रूरी तौर पर ऐसी बातें करके जिसको उस वक़्त में इस कोर्स से रिलेटेड वो बातें लगती नहीं थीं। लेकिन आज आप अगर मेरी वो सारी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि भई इस बंदे ने बड़ी ही सियासत से, बड़ी चालबाज़ी से हमें बहुत कुछ बताने की, समझाने की कोशिश की थी। अब समझ आई कि कैसे। जी तो सर, बिल्कुल। माशाल्लाह आप सबने बहुत अच्छी मेहनत की है, सबने बहुत अच्छी कोशिश की है और अब इसके बाद इंशाल्लाह जो आपने बात की कि मैं रिस्पॉन्स देता हूँ, तो रिस्पॉन्स इंशाल्लाह इस क्लास के बाद भी जारी रहेगा। वो रिस्पॉन्स इंशाल्लाह जब तक हयाती है इंशाल्लाह ये जारी रहेगा कि आपका कोई भी मामला, कोई भी मशवरा, कोई भी मशावरत हम कोई भी एक-दूसरे से सीनियर जूनियर की बात नहीं है। बाज़ औक़ात मैं जो है हो सकता है मैं आप मुझसे मशवरा लें और वो ठीक ना हो और कभी आपको कोई आपसे जूनियर आपको मशवरा वो सही दे दे। लेकिन मशवरा कर लेना ज़्यादा बेहतर है और एक-दूसरे से राय ले लेना और ख़ास तौर पर उन लोगों से जो बेज़रर हों, उनसे राय ले लेना बहुत ज़रूरी होता है।
तो मेरा ख्याल है कि हम सारे जितने भी हैं मेंबर, हम बेज़रर ही हैं। बिल्कुल सर। आज़म साहब का तो डंग भी निकला हुआ। वाह, क्या बात। कमाल। तो अच्छा, ये बात मैंने इसलिए की कि ये जो हम सदाकार है ना, आप यकीन जाने, आप खवातीन की मौजूदगी में हमने जिस कमाल शराफत का मुजाहरा किया है, इसके हमें अलहदा से नंबर मिलने चाहिए। वाह वाह, बिल्कुल सर, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही बिल्कुल सर। है। खास तौर पर मैं कभी कभी ट्रैक से उतर जाता था तो मुझे आजम साहब के लुक में जो है ना, वो मुझे समझा देते थे कि भाई आओ ठीक है। तो अ, ये हमारा असल में ना, हम इतने ज्यादा फ्रैंक हैं आपस में, दोस्तों में, और रेडियो पर भी इतने हम पुराने हो चुके हैं कि अब हमें ये वाली जो लगी लिपटी और ये लिहाज ना, वो नहीं पता चल रहा होता, लेकिन हमें एहतराम करना आता है और हमें एहतराम देना भी आता है। सारा कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ी कोशिश करते हुए भी अगर कहीं थोड़ा-सा हमको दाएँ-बाएँ हुए भी होंगे, तो उसके लिए मैं पहले से आपसे सबसे माज़रत मैंने की है। तो लेकिन ये खूबसूरती भी होती है, हम सारे दोस्त भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं सारे, और एक-दूसरे के फ्रेंड्स भी हैं, सारा कुछ है। तो इतना तो मार्जिन हमें होना चाहिए। बिल्कुल सर, होना चाहिए, जरूरी है सर। इसके मेरा ख्याल है कि इसके बगैर तो सर हमारा जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो लेवल अगर गिरावट का शिकार है तो उसके बाद वो काफी ऊंचा हो जाता है। बस आज़म साहब, क्योंकि अगर जब ये आप क्लास शुरू के दिनों में ये बात कर देते ना, तो अब तक आपकी क्लास में से कुछ लोग कम होते। जैसा कि हमारी ये बात पिछली है। प्रैक्टिस में रहा है। वाह, और सही। आप सब लोगों ने जी जो मेहनतें की हैं, अब आपने उसका मुझे प्रूफ ये देना है कि मुझे आपने अपनी रिकॉर्डिंग्स कंफर्ट ज़ोन में रहते हुए, जब भी आपको मौका मिलता है, कुछ भी मौका मिलता है, कुछ भी पढ़ने का, मैं पाबंद हूँ आपको आपको मटेरियल देने का। आप जब कभी भी आपको किसी मटेरियल की ज़रूरत हो, मेरी हेल्प की ज़रूरत हो, कि कोई चीज़ चाहिए पढ़ने के लिए, या आपका कोई किसी इदारे में कोई इवेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है और आप चाह रहे हैं कि कोई मशवरा कर लें, तो ज़रूर उसमें मैं आपकी मदद भी करूँगा इंशाल्लाह, जहाँ तक मुझसे हो सकेगा। तो और दूसरा ये है कि आप अपने-अपने तौर पर अब आपने अपनी इस इंडस्ट्री को भी आबाद करना है, कि आपने ये सीखने के बाद अपने इदारों में इसको यूटिलाइज़ करना है। और अगर आपसे कोई मदद लेना चाहता है कि हमें आप ये रिकॉर्ड कर दें, तो आपने अभी फ़िलहाल, आप सबसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि आपने अभी फ़िलहाल कोशिश ये करना है कि काम पकड़ने में आपने तेज़ी नहीं दिखानी। काम पकड़ने में आपको कोई जल्दबाज़ी आपने नहीं करनी, क्योंकि आपके माशाल्लाह रोज़गार हैं सबके, ठीक है? सभी माशाल्लाह बरसरे रोज़गार हैं, और आपके ज़राए बिल्कुल। आमदन जो हैं वो दूसरे हैं। आप कोई सदाकार की हैसियत से ये काम नहीं करना आपने। आपने अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए और अपनी तसल्ली के लिए। जी, अभी कोई बोला? जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि बिल्कुल तकरीबन हम सब लोग अ, बरसरे रोजगार हैं, और हम स्टार्ट में अगर इसको बेचना स्टार्ट कर देंगे तो मुझे लगता है कि ये हम अपने फन हमने अभी अपने फन को उस तरीके से अभी मजीद करना है, सुनहरा उसको मजीद आगे लेके जाना है, उसको ब्राइट बनाना है। तो अभी इसको बेचने का तो सोचना नहीं चाहिए, बल्कि इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और अपने लिए काम करें। लेकिन अगर इसमें कोई आपको मौका मिलता भी है ना, कि आपको अगर कोई प्राइस कर रहा है या आपसे कोई मदद ले रहा है, तो आप उसको, आपने उसके पैसों की तरफ गौर नहीं करना, उसके कंटेंट जिसको आप क्या कहते हैं, उसके उस मसवदे को, उस तहरीर को, उस सब्जेक्ट को आपने गौर करना है। आपने पैसों की तरफ ध्यान नहीं देना कि पैसे कितने होंगे, कैसे होगा। आपने ये देखना है कि क्या जो आपको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, को आपकी शख्सियत से वो मैच करता है। हाँ, आपको कहीं ये उसमें बात है। शर्मिंदगी का सामना तो नहीं है? क्या आप अपनी शख्सियत से मुराद ये नहीं होता कि भई आप अल्लाह रहम करे, कोई गलत-मलत कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, नहीं, शख्सियत से ये है कि जैसे मैं आपको एक बुर्दबार शख्सियत समझता हूँ। मैंने जैसे फारिया बीबी आपसे कहा कि मुझे यूँ लगा कि एक मैडम
आई हैं और वो बयान कर रही हैं कुछ। तो अब आपसे आपको कोई कहे कि चहक चहक के कोई वो रिव्यू पढ़ दें, तो वो आपकी शख्सियत से मैच नहीं करेगा, तो आप उसमें पैसे लेके भी लेने की भी जरूरत नहीं है और करने की भी जरूरत नहीं है। आप डिसेंट सा कोई काम पकड़ेंगे। जो टीनेजर्स होते हैं, टीनेजर्स का नाम लिया तो अभी चहकती हुई एक आवाज उज़्मा आतिफ आ गई मेरे सामने। तो इनकी आवाज में एक वो है, क्या कहना चाहिए उसको, अ, जो क्या कहते हैं आजम साहब उसको, खनक। सर फिलहाल खनक, जी जी खनक, ठीक है। बिल्कुल। वो अगर उसको इस्तेमाल करते हुए, अभी चूंकि मैंने कभी किसी की तस्वीर नहीं देखी, मुझे किसी की भी उम्र का भी ना मैंने पूछा ना मुझे अंदाजा है, क्योंकि सर वैसे ये आज हो जाए, आज होना चाहिए सर। हुन तुसी क्लास खत्म ही करोगे। नहीं सर, वैसे फन, बतौर फन ले लें अच्छा, इसको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जी सर जरूर। सबसे पहले मैं बता दूं जी, मैं स्वीट 20 विद 28 years ऑफ एक्सपीरियंस। सर पंजाबी बंदे हैं तो थोड़ा कैल कैलकुलेटर खोल के बह जाओ हुन। मैं क्या जी, जी मैं मेरी उम्र जो है वो मेरा ख्याल है कि अब खत्म होने वाली है। तो 48 नहीं के सर, करीब हूं मैं। अ, माशाल्लाह 48। तो ये मेरी उम्र है। और मैं अभी कह रहा था कि मैं 20 साल का हूँ और 28 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। माशाल्लाह क्या तो वो बात। 48 हो गए ना जी। तो जी बिल्कुल। अब मैं खवातीन से तो इसलिए नहीं पूछूंगा कि भाई ये दो तीन चीजें हैं कि खवातीन से उम्र और मर्द से कमाई और ये फलां फलां, ये बातें पूछना गैर मुनासिब है। अगर कोई खुद बताना चाहे तो मना भी नहीं करेंगे हम। सर मैं अपना बता देता हूँ कि मैं, मेरी उम्र जो है वो 27 साल है। आपकी उम्र जो है ना, यकीन करें कि आपकी आवाज से जो आपकी उम्र है ना, वो कम से कम 37 साल बननी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और आप अपनी उम्र के ना, जो आप अपनी उम्र को, आप यकीन करें कि आप इसका फायदा भी उठाते रहे होंगे और आप इसका नुकसान भी उठाते रहे होंगे। फायदा आपको ये जी मिलता रहा है कि आप कम उम्री में ही डिसेंट बन गए, और नुकसान ये होगा कि कभी 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 कम उम्री चाहिए होती है और लोगों ने कहा किड़े बाबे नाल कॉल मिल गई। ऐसे हुआ है सर मेरे साथ, बिल्कुल ऐसे हुआ आपकी जो आवाज है है। ना जी, वो 37-38 साल से कम की कम से कम नहीं है। 40 भी कहूँ ना तो 40 की बनती है आपकी आवाज। आपकी उम्र के हिसाब से, जी आपकी जो आपकी आवाज के हिसाब से आपकी उम्र 40 है कम से कम। लेकिन माशाल्लाह आप जी 27 साल के बच्चे हैं। 27 साल। जी सर। अभी तो आपकी खेलने की उम्र है, आप कहाँ सदाकारी में घुस आए। गोल बस सर गप्पे आप खाओ, दही बल्ले खाओ, गोले शोले, तुसी किथे आ गए ले आलो। एक शौक आपकी है सर। आ, आपकी जी सर, उम्र के लड़के तो अभी तक मोटरसाइकिल और उसके वो व्हील के निशान डालते हैं सड़कों पे। बिल्कुल 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 ऐसे ही है सर। मेरे दोस्त हैं बिल्कुल ऐसे ही हैं। अच्छा अच्छा। जी और हाफिज साहब तो माशाल्लाह, जी वो सर। हाफिज साहब तो अभी माशाल्लाह नहीं अभी। सर, हाजिर खिदमत हूँ सर। आप जरा गैस करें सर, मेरी उम्र कितनी होगी मेरी आवाज के हिसाब से। आपकी उम्र जो है वो 33 होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। जी 33 से ओ 35 के रोड पर। सर मेरे ख्याल में सर 25 से करीब होनी चाहिए। 25। आज सर ये फंसा दी। गैस है या आपको मालूम था? मैं ये आप मेरी खावर साहब 30। से मुखातिब हैं, किससे? सर आपसे रिक्वेस्ट की है मैंने कि ये 33 आपने बताया, नहीं नहीं, ये मैंने तो कैसे हकीकत है कि अपने तौर पर उसको गैस लगाया है। एग्जैक्ट, यानी मेरी 1990 की पैदाइश है। और अच्छा अच्छा, 1990 की है। ये 33 बनता है सर। जबरदस्त, वाह वाह। मेरा पहला अफेयर 1990 में हुआ था। वाह वाह। क्या बात है। क्या बात।
वाह वाह। और खबर साहब, आप तो माशाल्लाह अभी मेरा ख्याल है अभी अभी आपने सेकंड ईयर में दाखिला लिया जी सर। दाखला लेके मैं सोच रहा हूँ प्राइमरी दोबारा कर लूँ। है। माशाल्लाह जी, ये जो बैंकिंग वाले लोग होते हैं ना, ये तो अपने आप को मेंटेन ही ऐसे रखते हैं कि ये इनकी उम्र जितनी भी हो जाए ना, इनकी लुक माशाल्लाह, ये चूंकि स्मार्ट स्मार्ट होते हैं, जो फ्रंट पे होते हैं, बैक पे जो होते हैं ना, वो तो अपनी उम्र से भी बड़े होते हैं, क्योंकि उन पे काम का लोड इतना ज्यादा होता है, लोगों काम का लोड इतना ज्यादा होता है कि वो अपनी उम्र से 10-15 साल बड़े हो जाते हैं। कुछ गंजे हो जाते हैं, कुछ बल्की हो जाते हैं मेरी तरह से, क्योंकि बैक एंड पे काम का लोड बहुत ज्यादा होता है, जो नजर नहीं आ रहा था किसी को भी। और जो फ्रंट पे लोग होते हैं, उनको अच्छी शेप वेप करके, अच्छी पर्सनैलिटी बना के, चाहे वो मेल हो या फीमेल, वो उनको मेंटेन रहना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे प्राइवेट स्कूल्स की टीचर्स को अपने आप को मेंटेन रखना होता है, और वही टीचर सरकार के स्कूल में आ जाए ना, तो बस वो फिर अपने हाल से भी जाती हैं। सर लेकिन एक बात है, जी तकरीबन मेरी उम्र उस वक्त 13-14 साल या 15 साल के करीब थी। जी। हम एक क्लास में पढ़ते थे, तो हमारी क्लास में एक काफी हेल्दी यानी मोटा लड़का था। हाँ। उसकी आवाज इतनी ज्यादा बारीक थी, और जो हमारे टीचर थे वो मुझे कहते थे कि आपकी आवाज जो है ना वो 40 साल की है, तो आप इस मोटे से चेंज कर लो। क्योंकि उसकी सेहत के लिहाज से जो है ना उसको आवाज ये जचती है, और आपकी आवाज आपको नहीं जचती है। अच्छा, ये हकीकत है कि हमारे पास रेडियो में, ये मैंने पहले भी बात की थी कि हमें तो सदमे मिल चुके हैं बकायदा, जिंदगी से ही आवाजार होना शुरू हो गए थे हम, तो इतने सदमे मिले हम कि हम किसी के इतने बड़े फैन थे, और जब हमने उसको जाके देखा तो जी चाह रहा था कि बस छोड़ दें, एतबार ही उठ गया था दुनिया से। तो तो ये जो रेडियो के लोग हैं ना जी, इनकी खवातीन में खास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, रेडियो पर कभी भी आप खवातीन की आवाज सुनकर धोखा ना खाइएगा, ये मैं आपको मुस्तनिद बात कर रहा हूँ। वाह। ठीक है, रेडियो की जी। खवातीन बिल्कुल शराब हैं, जैसे वो बंदा कहता है ना, ओए होए होए होए, सदमे ही सदमे मिले हैं हमें तो हमेशा। तो अच्छा, खवातीन की मैं बात कर रहा हूँ, रेडियो पर खवातीन की आवाज बहुत खूबसूरत जिसकी आवाज होती है ना, तो उसको उतना बड़ा सदमा मिलता है लाइव जाकर देखने का। तो बाकी जो मोटे लोग हैं, इनकी आवाज, मोस्टली ज्यादा मोटे लोगों की आवाज, मैंने मेरे भी एक्सपीरियंस में ही रहा कि उनकी आवाज उनके वजूद से मैच नहीं कर रही होती। अब जैसे बहुत बड़ा सदमा मिला है, आजम साहब ने हमें दिया है कि 27 साल दा मुंडा, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਖਾਮ खा आजम साहब लाई रखी। सर वाकई 27 साल हो गए। मैं अपना CNIC आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। एतबार उठ गया हमारा, यकीन करो, पूरा कोरस ही तुसी डबोता। सर वैसे हकीकत मैं बताऊं, मुझे जो मैंने अंदाजा लगाया तो तकरीबन ये 40 प्लस में मेरे जहन में था कि कम से कम इनकी एज इतनी होगी। आवाज इनकी वाकई ऐसी है, मैच्योर वॉइस है। सर आवाज के साथ अंदाज भी उनका जो है ना वो उसी तरह वाला 35 प्लस या 40 वालों का, ये जवानों का अंदाज नहीं। भाई ये दवाइयां को गलत इस्तेमाल करते रहे। वाह वाह। तो अच्छा, अच्छा खबर साहब, आप माशाल्लाह, अब आप भी जरा अनाउंस कर दें। जी सर, मेरा दूसरा नंबर है आपके बाद। 45 एज है मेरी। माशाल्लाह हथियारी पकड़े माशाल्लाह। फिर। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया माशाल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा खबर साहब, मैं आपसे बल्कि कल भी मैं फोन पर जिक्र कर रहा था, परसों भी मेरी बात हुई मेरी बेटी से। मैंने अर्ज किया था ना कि IBA में जी फाइनल उसका चल रहा है, तो वो मुझे कह रही जी। थी कि बाबा मैं अब कराची में रहूं, इस्लामाबाद जाऊं, लाहौर आऊं। तो मैंने कहा आपकी अपनी ख्वाहिश क्या है, क्योंकि कराची जाके कोई और किसी शहर में सेट हो नहीं सकता होता, तो आपको मैं फ्री हैंड है, आप कहाँ पे, वो दोनों कहा कराची में करती हूँ, तो फिर मुझे अपना कोई अलहदा से कोई रूम भी लेना पड़ेगा और यूं भी करना पड़ेगा। तो HBL में तो उसको मैंने आपको बताया था, इंटर्नशिप की थी, तो वहां से उसको जी कहा था उन्होंने। तो इस सिलसिले में मैं आपसे मदद चाहूंगा। ठीक ठीक है सर। तो वो क्या HBL में वो प्रोग्राम बन गया ज्वाइन करने का? करना तो HBL में ही है, अगर करेंगी अच्छा बैंकिंग में तो HBL में ही करना है। अच्छा, सही है, ठीक है। ठीक है, तो
सूट भी उसको वहीं पे करता है क्योंकि वो पहले उसने इंटर्नशिप वहीं से किया है। नहीं और उसके दूसरी बात ये है ना, जब स्टार्ट है करियर का तो वो एसपीएल का नाम है, जी सीवी के हाँ, ऊपर नाम एक आएगा, और बाकी फिर बाकी बाकी जहां पर भी जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में वो फिर कैश हो जाएगा नाम एसबीएल का। बस ये कुछ अरसा करनी है, उसके बाद फिर उसने अपना वो हाँ एक कोर्स सही है, करना है, जो क्या होता है वो बिल्कुल। हम्म। वो कोर्स करना है, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। जी जी। फिर पाकिस्तान जो से मैं मुझे बाहर सामने अल्लाह ने सारे मौका दिया कैंडिडेट तो इतना वहीं पे लग रहा जाना कि है। तो 30 तो सही 40 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਵॉइस नहीं कल किसका? भी है लास्ट कहते आजम साहब, आजम आप आजम साहब हमें बातों में लगा कि आप आपस में कहा क्या उम्रें गिनने बैठ गए। सर हमारे साथ इधर बैठे हुए हैं और भी जो मैं उनसे बात कर रहा था। जी जरा आप बताइएगा जी, अब किसने आवाज कराई थी? कोई और उम्र डिस्क्लोज हुई है? और तो मेरे ख्याल से अभी कोई नहीं शेयर करने वाला क्योंकि हम मर्दों ने बता दिए ना, बस बस ये मेरा काफी ख्याल है। है औरतों से पूछना मुनासिब भी नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और तो जैसी भी हो ना जी ठीक होती है। बिल्कुल सर ऐसे ही। तो माशाल्लाह जी, आप सब खवातीन, हम इसको अब हमने चिल प्रोग्राम कर लिया, उम्रें भी हमने डिस्कस कर ली। तो तंजीला मेहदी का माइक ऑन है, ये कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मेरे पास ये वो था तब ऑफिस लिए रखा था। जी जी सर, मैं बताऊँ? नहीं, अगर आप नहीं बताना चाह रहे तो इसरार नहीं करेंगे हम। नहीं सर, यार कोई बात नहीं, असल में ना जो गर्ल्स होती है वो बता भी देना चाहती है, नहीं नहीं ये इतना तो नहीं हो सकती, वो छुपाती है। तो क्या बताया आपने? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है। मेरी सर अभी 22 है, और ये फरवरी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं 23 ईयर की हो जाऊंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। चलें जी, सभी की जो है उम्रें अब हम मैं खवातीन से पूछना गैर मुनासिब है और हमें पूछना भी नहीं चाहिए। तो हम ये सिर्फ इस वजह से पूछ रहे थे कि आवाज़ का उम्र पर कितना असर होता है। ख़ास तौर पर मर्दों की आवाज़ से तो उम्र का अंदाज़ा हो जाता है, ख़वातीन की आवाज़ से उम्र का अंदाज़ा लगाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। तो अभी हमने धोखे खाए हैं, जैसे आज़म साहब की उम्र का फ़र्क और ख़ावर साहब की उम्र का फ़र्क, और माशाल्लाह ये जो क्या कहते हैं हाफ़िज़ साहब हैं। हाफ़िज़ साहब अपनी उम्र से ज़्यादा माशाल्लाह इनकी आवाज़ भी इनकी उम्र से मुताबिक थोड़ी-सी सीनियर है आवाज़ इनकी। तो वो चूँकि सीनियर इन इसलिए भी है कि पढ़ा-पढ़ा के भी एक आवाज़ में एक पुख्तगी आ जाती है, तो इस वजह से भी है। बाकी आप सब माशाल्लाह सर से मुझे तकरीबन 11वां साल है टीचिंग करते हुए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। नहीं तो तकरीबन रोजाना जो है 5-6 पीरियड मैं नहीं, मेरे को पढ़ाता नहीं हूँ, है। और अच्छा माशाल्लाह, बड़ी बुक्स। आपका तो माशाल्लाह जी बड़ा ही ध्यान तलब काम होता है, क्योंकि आप इधर-उधर की भी नहीं कुछ कर सकते फ्रेश होने के लिए। एक इस्लामिक टॉपिक्स पर आपने सारी तदरीस का एक सिलसिला है, तो उसमें तो बड़ा ही एक-एक लफ्ज़ की बड़ी कीमत है, और उसको किसी ने भी आपकी बात सुन के पल्ले बाँधनी है तो सारी उम्र उसी के साथ ही वो रहनी है। बात तो बड़ा सोच समझ के बोलना 10 होता है। साल तो जी अच्छा, अब आखिर में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा आप सबसे कि आप सब माशाल्लाह से आप सबसे मैंने पहले भी गुज़ारिश की थी कि अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा एक आप अपनी आवाज़ को बेचना चाहते हैं, तो आपसे मैंने अर्ज़ की कि बेच दीजिए, लेकिन अच्छे मटेरियल पर अपनी आवाज़ बेचिएगा। किसी अच्छे काम पर अपनी आवाज़ को लगाइएगा, और शुरू में आपको पैसों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे काम की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। इवन ये कि अगर आपको कहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट फी सबीलिल्लाह भी कोई अच्छा काम मिलता हो तो आप ज़रूर कीजिएगा, इनकार ना कीजिएगा। क्योंकि वही काम आपको
आगे अच्छा काम दिलवाएगा, क्योंकि आपकी एक अच्छे कॉज़ पर, अच्छे मकसद पर आपकी आवाज़ चलेगी, तो अल्लाह पाक उसका आपको अजर भी देगा और वो उसके असरात आपको इंशाल्लाह आगे अच्छे कामों में मिलेंगे। ज़ाहिर है कि किसी अच्छे काम में आप अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी उसी अच्छे मकसद के तहत ही कोई आपकी आवाज़ सुनेगा और वो अच्छे काम में ही आपकी आगे कोई आवाज़ प्रमोट हो रही होगी। अगर आप किसी घटिया स्क्रिप्ट पर काम करेंगे, तो आगे आपको अप्रोच भी घटिया किस्म के लोग ही करेंगे, क्योंकि वो स्क्रिप्ट ही ऐसा घटिया था कि उस ट्रैफ़िक में उसी लेवल के लोग आएँगे। तो आप अच्छे मकसद के लिए काम करेंगे, तो अच्छे लेवल के लोग ही आपको आइंदा ज़िंदगी में अप्रोच करेंगे। ये एक टेक्निकल बात है, इसको आपने समझना है। और दूसरा ये है कि आपके ज़हन में आपकी आवाज़ का इस्तेमाल, आपकी स्किल्स हैं, आपकी आवाज़, हम मेरे पास स्किल्स मौजूद है आवाज़ के साथ-साथ प्रोडक्शन की, जिसमें हम ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्रीज़, एनिमेशंस, 2D एनिमेशंस और हर किस्म की हमारे पास स्किल्स मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको आपके ज़हन में कोई प्लान हो, किसी के ज़हन में भी कि आप कोई चैनल बनाना चाहते हैं या कोई आप मेगा कोई काम करना चाहते हैं, कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे, जैसे अभी हमारे साथ मौजूद थी, अब हैं या नहीं है, शहनाज़ थीं शायद, तो अब नहीं है शायद। तो वो थीं, उन्होंने कहा था कि उन्होंने को ट्रेनिंग देनी है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे शोबाजात हैं जिसमें हम लोग अगर कोई सोच विचार करें तो उस पर हम सब यूटिलाइज़ भी हो सकते हैं, हमारी आवाज़ भी और बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके ज़हन में अगर कोई भी प्लान इस किस्म का आता हो, आज़म साहब, मैंने आपसे पहले भी गुज़ारिश की थी, तो वो आपने करना है। और आज़म साहब, आपसे गुज़ारिश ये है कि आप, अगर आपको कोई बल्क में काम मिलता है ऐसा जिसमें जी आप सर। समझते हो कि ये हम लोग या आपकी कैपेसिटी समझते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप फिर रेफ़र जी, कीजिए सबको। ज़रूर। ज़रूर सर, ज़रूर। ठीक है? और हम एक-दूसरे से, सबके साथ ही ऐसी है कि किसी को काम मिलता है, अगर वो नहीं कर सक रहा तो किसी और को ज़िम्मे लगा दे। काम खुद पकड़ ले, किसी और के ज़िम्मे लगा दे। तो इस तरह से जी, एक-दूसरे के साथ ताउन भी हो जाएगा और काम भी मिल जाएगा और प्रैक्टिस भी बन जाएगी। ये तो हो गया मार्केट का काम। अगर आपको अपने कोई काम रिक्वायर्ड है, आपके अपने कोई काम है, आपके अपने कोई चैनल्स हैं, आपकी अपनी कोई ऐसी वेबसाइट्स हैं, जिस पर आप काम कर रहे हैं, तो हम सब एक-दूसरे के लिए हाज़िर हैं। आपको मेरी आवाज़ चाहिए तो भी मैं हाज़िर हूँ। मैं आपको अपनी आवाज़ भी दे सकता हूँ। सर मैंने 2-3 चैनल स्टार्ट किए थे, जी, लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैंने वो जहाँ पे थे वहीं पे छोड़ दी। तो इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलता है तो आपकी खिदमत ज़रूर चाहिए मुझे। क्योंकि मैं चाह मुझे मुझे लगता है, क्योंकि मैं यूट्यूब का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। ठीक इंशाल्लाह है। यूट्यूब और फेसबुक दोनों के ऊपर अच्छा नाम बनाएँगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीम। बल्कि मैं तो आपसे डिटेल में बात करना चाहता हूँ, आप चूँकि मसरूफ़ होते हैं ज़्यादा दिन भर में, तो आपको ख़ास तौर पर जब भी आपको टाइम मिले ना, आपने एक कॉल ज़रूर करनी है मुझे। आपसे मैं जी डिटेल सर। में इससे हट के भी मैं को डिस्कस करूँगा इंशाअल्लाह, हो सकता है वो भी समझ में आ जाए। जी सर। ठीक है सर, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सबकी आपने आज बहुत ज़्यादा टाइम दिया है और आज हमने डिस्कस किए। कल की क्लास इंशाल्लाह मेरा ख़्याल है हमारी फाइनल क्लास है और कल कुछ मुनफ़रिद ही होगा इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह अज़ीम। और कल हमारा जो है वो आखिरी मेरा ख़्याल है कि शायद आखिरी ही बनती है क्लास। तो आप सबसे एक मर्तबा फिर मैं सबसे खुश हूँ, बहुत ज़्यादा सबने मेहनत की है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। आपका सर बहुत शुक्रिया। आपने हमें बहुत अच्छे अंदाज़ से समझाया। ख़ासकर मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि मुझे पढ़ता तो था पहले भी, लेकिन जो फुल स्टॉप लगाने होते थे ना किसी भी तहरीर में, जी। किसी वर्ड को हाइलाइट करके पढ़ना हाँ और जी। उसके साथ उसमें रियलिस्टिक वॉइस डाल के उसको बोलने का अंदाज़, यकीन करें मुझे इससे पहले मैंने ना कहीं से सुना था, ना देखा था। हाँ, सुना सुना होगा, हुँ, लेकिन किसी उस्ताद से ये नहीं सुना था कि आप अपनी आवाज़ में बात करें, अपनी आवाज़ में बोलें, तो ज़्यादा लोगों की कानों को अच्छा लगता है। हुँ, क्योंकि हमने जिन लोगों को भी सुना है वो वाक़ई सर उन्होंने खोल चढ़ा के पढ़ा है और हम भी उसी खोल का शिकार थे। हुँ। हम खुद उसी खोल के ज़रिए उसको लेके चलते थे और मैंने खुद उस खोल को मैंने फेस किया हुआ है और मैं जब उस खोल को लेके चलता था,
और जब वो तहरीर मुकम्मल होती थी, वो मेरा गला ऐसे मुझे लग रहा था जैसे पक गया है। ऐसे ऐसे ही बोला जाना और पानी पी के और गले को फ्रेश करना बहुत टाइम लगता है सर। बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके बाद फिर जी जी। बहुत मुश्किल होता है, और आपको अपनी आवाज में जितना बड़ा स्क्रिप्ट भी हो तो आपको मुश्किल नहीं होती। भले आप 2 दिन भी स्क्रिप्ट पढ़ते रहे ना तो आपको मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपकी अपनी आवाज है। आप वक्फा लेके दोबारा भी शुरू होंगे तो आपकी आवाज तो वही रहनी है, टेम्पो भी वही रहना है। लेकिन जब हम जी जी। आवाज को चेंज करते हैं तो हमें एक रिकॉर्डिंग से एक एक मिनट के लिए भी रुकना पड़ जाए तो दोबारा हमारा वो मैच नहीं हो पा रहा होता, सर पहले ऐसे ही होता था। जंप वो लग होल जाता के था। साथ, जी जी, होल के साथ जिस पिच पे मैं वो रिकॉर्ड कर रहा होता था, उसके बाद जब मैं रिकॉर्ड करता था तो उससे मैच करना वो बहुत मुझे खुद महसूस हो रहा होता था, नहीं यार अब वो नहीं हो रहा जो आपने पहले किया था। लेकिन अच्छा, अब जी ये जी। अब आपकी माशाल्लाह प्रैक्टिस है, आपकी आवाज़ है, आपके पास माइक्स हैं और सारी रिकॉर्डिंग सेटअप आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अब आपने ये करना है कि आप सबके लिए मैं गुज़ारिश कर रहा हूँ, आप सबसे गुज़ारिश कर रहा हूँ कि आपकी अपनी आवाज़ तो अल्लाह पाक ने आपको आपने अपनी आवाज़ में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया रिकॉर्डिंग्स में भी। अब आपको ये हक हासिल है कि आप अपनी आवाज़ को किसी की भी आवाज़ में बनाने की कोशिश करें। इवन ये कि हम लोग यहाँ स्टूडियो में बैठ के हमारे साथी जो है वो एक अमरीश पुरी की आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल वैसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से कोई जो है वो मोहम्मद अली की आवाज़ बनाने की कोशिश कर रहा होता है, कोई उसकी तलत हुसैन की आवाज़ निकाल रहा होता है, कोई शफ़ी मोहम्मद की मैं शफ़ी मोहम्मद की आवाज़ निकालता होता हूँ अक्सर, जो हमारे टीवी के आर्टिस्ट थे शफ़ी मोहम्मद साहब। तो सर थोड़ा सा हो जाए। अब वो नहीं, शफ़ी मोहम्मद की आवाज़ से मुराद ये है कि मैं उन उनके मेरी आवाज़ का स्टाइल वो वाला था कि जी जैसे जी। फूफी जान को तो बुढ़ापे ने वो पॉज़ लेते हैं बहुत ज़्यादा। अब वो मेरे सामने ना वो स्क्रिप्ट वैसा उस किस्म का मौजूद नहीं है। जी अ, सर। वो पॉज़ लेते हैं बहुत ज़्यादा और किसी और बहुत ही पोलाइट तरीके से बोलते हैं और जैसे तलत हुसैन है ना, तलत हुसैन जब बोल रहे होते हैं तो यूँ लगता है हमारी फूफी जान को तो बुढ़ापे ने ऐसा लिया। वो तेज भी बोलते हैं, रुक भी जाते हैं, जी पॉज भी लेते हैं और बड़े कमाल से बोलते हैं माशाल्लाह। उनको तो खैर हम जी। नहीं पकड़ सकते, उनकी कॉपी भी नहीं कर सकते, बड़े लेजेंड्स हैं हमारे। और शायरी पढ़ने में मैं जो है ना कभी-कभी अपने आप को ना अंदाज़ अगर मैं किसी की चुराने की कोशिश करता हूँ, मैंने कभी किसी का अंदाज़ नहीं चुराया शायरी में, तो मैं ज़िया मोहिउद्दीन साहब के अंदाज़ को मेरी ख़्वाहिश है कि मैं उनके अंदाज़ में पढ़ सकूँ। क्या बात, वाकई सर वो आइडियल है, आइडियल। ठीक है? मैं खुद आइडियल मानता हूँ उनको। हाँ, बाकी मैं किसी से इंस्पायर नहीं हूँ, किसी की आवाज़ से मैं इंस्पायर नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर अगर मेरी कोई ख़्वाहिश हो तो भई अगर आप करना चाहें तो मैं सिर्फ़ ज़िया मोहिउद्दीन साहब की आवाज़ को ही, बाकी मेरी जो आवाज़ है मैं उसी पे राज़ी हूँ। जी जी जी। ठीक है सर। तो आप जी सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत लंबी डिस्कस हो गई और आज हमने कल आप क्या पका के ला रहे हैं फिर कल हमारी पार्टी है? जो आप कहेंगे सर, जो आप कहेंगे। तस्वीरें बना बना के ऐड करते जाइए। हैं? मैंने कहा मुझे खानों की तस्वीर बना बना के ना ऐड करते मैं आज मैंने डोरा मैनू कुछ भी नहीं समझ आ रही। तो मैसेज कर दीजिए। अरफाना क्या कह रही हैं? मैंने कहा आखिरी दिन है और आप खानों को लेके बैठ गए हैं। मैंने कहा तस्वीर जो है ना, तस्वीर मुख्तलिफ खानों की बना के ना, वो फिर अब यही हो सकता है। वैसे तो पार्टी क्या करनी है, तस्वीर पेश कर देंगे। नहीं, नहीं वैसे मैं भी सोच पार्टी हो सकती है, इतनी बड़ी बात नहीं है, जदीद दौर है, ऑनलाइन सिस्टम है। हाँ, हाँ जी, ऑनलाइन भेज देंगे। हाँ जी, आपको वही मैं कहती आपको हूँ पिज़्ज़ा-शिज़्ज़ा और बाकी चीज़ों की डिलीवरी आपको मिल जाएगी। आप हिम्मत करें, मैं बट आपकी मेहरबानी टोटा चावल ना को बना के आए। वाह, क्या वैसे बात। महंगाई इतनी होगी, अब टोटा वाला ही दौर आ गया। हाँ, नहीं वैसे मुझे ना, आप जब आखिरी आखिरी दिन का वो कह रहे हैं ना, तो मुझे वो मैट्रिक का दौर याद आ गया। ये मैट्रिक जिस दिन ज़रा जाना था, तो वो फिर मैं दिल को कुछ होना शुरू हो जा रहा है कि जब बिछड़ने का वक्त आता है। तो ये अच्छी क्लास जा रही थी, तो अब साथ साथ दुख भी हो रहा है। बस मैं आपको ये हाँ। कहूँगा कि ख़वातीन से हम बिछड़ना कभी भी नहीं चाहते होते, लेकिन आपने किसी ने ना ज़्यादा किसी को ज़्यादा मुँह नहीं लगाना।
बहुत अच्छा वक्त गुजरा। तो अभी कल का दिन बाकी है, कुछ चीज स्वीट डिश बना लें। चले सही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, इजाजत चाहेंगे जी। जी बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।